I hope you guys are doing great. We will start our discussion with the next chapter. This is the last chapter of Module 3, chapter number 18. Interesting chapter है. पहली बार ICAI के मॉड्यूल में ऐसा कोई चैप्टर उन्होंने इंक्लूड किया है. क्यों इंक्लूड किया आपको ये भी बोलता हूँ. फिर ऑब्वियसली कैसे इंक्लूड किया है, किधर से कॉपी पेस्ट किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड हाउ मच टाइम यू नीड टू रियली required to spend on this chapter, वैसे डिस्कशन करेंगे. We will need maximum 2 lectures. बहुत छोटा सा चैप्टर है आइडियली. अभी के लिए ऐसा मान के चलिए ESG का इंट्रोडक्शन है इन द CA करिकुलम एक तरीके से. नाउ व्हाट इज ESG, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 18. देखो, दुनिया भर के अंदर सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, जब आज आप एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं, हमारे सेबी जो रेगुलेटर है उनकी भी रिक्वायरमेंट्स है कि आप लोग अपने एनुअल रिपोर्ट्स में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करें. व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच? कि आप लोग जो अपने फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ साथ में ही ESG, दैट इज एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इन तीनों चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस दें. और इन तीनों चीजों के रिगार्डिंग जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आपके एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही आने चाहिए, फाइनेंशियल्स के साथ में रिपोर्ट होने चाहिए. देखिए, आज तक ना दुनिया भर में जब हम एक बिजनेस को इवैल्यूएट करते थे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियली ये बिजनेस कितना बढ़िया कर रहा है. इफ इट इज डूइंग फाइन, इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग. दैट वाज द ओनली वे वी यूज्ड टू डिसाइड वेदर वी शुड इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस और नॉट. अगर आपको थोड़ा बहुत भी BC के याद है, एक डेफिनेशन था ट्रिपल बॉटम लाइन, PPP. प्रॉफिट के अलावा प्लैनेट एंड पीपल, बाकी दोनों लोग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सिर्फ प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट तरीका नहीं होगा डिसाइड करने का, शुड वी इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस और नॉट. तो ट्रिपल बॉटम लाइन क्या बोलता है? प्रॉफिट के साथ साथ में 2 बॉटम लाइन और है. हाउ thoughtful business is towards the society, that is towards the people, and how thoughtful business is towards the environment. ये दोनों पीस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो ये जो आपका एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस है, एनवायरमेंट इज ई पार्ट, दैट इज आप पोल्यूशन को कितना कंट्रीब्यूट करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज का कितना इस्तेमाल करते हो, क्या आपके प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेनेबल हैं या एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. आइडियली वो रेलेवेंस हो गया ई का. सोशल इज टूवर्ड्स द सोसाइटी, जो आपके पास में ह्यूमन कैपिटल है या जो आपके कस्टमर बेस है, जो आपके सप्लायर्स है, उनको आप कैसे ट्रीट करते हो. एम्प्लॉयज का आपका लेट्स से मिक्सचर ऑफ मेल फीमेल रेशो कितना है, एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं कि नहीं करते हैं. मतलब टूवर्ड्स सोसाइटी आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है बिजनेस के, वो आप फुलफिल करते हैं कि नहीं करते. एंड गवर्नेंस इज कंप्लायंस, क्या आप अच्छे तरीके से रूल्स बना करके एथिकली बिजनेस चलाते हैं, क्या लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करते हैं, क्या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो फॉलो नहीं करते हैं. दैट इज योर गवर्नेंस. बेसिकली ESG 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. पहले इन तीनों वर्ड को समझने का ट्राई करेंगे, फिर इनके रिगार्डिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है. एक तरीके से मान के चलिए इट्स लाइक अ नॉवल. व्हाट इज ESG बताएंगे. ESG का रेलेवेंस यूएस में कब होना शुरू हुआ, यूके का हिस्ट्री क्या है, थोड़ा इंडिया के बारे में बताएंगे. आइडियली आज हमारे इधर ESG का रेलेवेंस क्या है. फिर नॉर्मली एक लिस्टेड कंपनी अपने लिए एनुअल रिपोर्ट्स में ESG के रिगार्डिंग क्या रिपोर्टिंग देता है, उसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है, क्या चीजों को इन थॉट सोच करके वो लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके ऊपर आपका कंटेंट लिख करके दिया है. लास्ट में फाइनली एक रेफरेंस आएगा कि कैसे अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में एक नया इंडस्ट्री बिल्ड होगा. जैसे फॉरेंसिक ऑडिटिंग वाज अ न्यू इंडस्ट्री 5 years बैक. सो अब जाके यहां से आने वाले 5 साल के अंदर ऐसा मान के चलिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, क्या ये बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, ये चेक करके अश्योरेंस रिपोर्ट देना. ऐसे नए एंगेजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे. उसके लिए नए स्टैंडर्ड्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आया था, फिर इंडिया ने भी रिसेंटली एक स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है. ये सब ओवरव्यू आपको इस चैप्टर 18 में मिलेगा. सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ESG फॉर यू गाइज. सिंपल शब्दों में, अगर ये चैप्टर ना पढ़ाऊं और अगर एक्चुअली रिलायंस का या कोई बड़ी 5 कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल के आपको वो पढ़ा दूं, कंटेंट मैच होने वाला, कोई डिफरेंस नहीं है. उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर है, नो ऑफेंस, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव हायर्ड पीपल जिनका फुल टाइम काम ही है सिर्फ ये रिपोर्ट्स बना करके देना. आपको बहुत हायर लेवल पे जाना है, गो टू एप्पल, मतलब उनके इन्वेस्टर रिलेशनशिप के वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे ESG का सेपरेट हेड रहेगा और ESG रिगार्डिंग रिपोर्टिंग वो आज से नहीं लास्ट 7 साल से करते आए. मतलब इट्स बीन मोर देन 7-8 years. बिकॉज जितना बड़ा कंपनी होता है उतने अलग अलग इन्वेस्टर्स को उसको एंगेज रखना पड़ता है. तो US में एंड यूरोप में ऐसे इन्वेस्टर
इन्वेस्टर ग्रुप्स बन गए जो बोलते थे एक बिजनेस पैसा कमा रहा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। क्या वो ईएसजी कंप्लायंसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली एप्पल इज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, तो उनके लिए तो ईएसजी बहुत रेलेवेंट काफी पहले हो गया था। रादर रिलायंस टारगेट कर रहा है 2035 में कार्बन न्यूट्रल होने का, मतलब एप्पल इज ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल टेक्निकली इफ यू आस्क मी इन देयर बिजनेस फ्रंट। दे आर जस्ट ट्राइंग कि हमारे सप्लायर्स और जो बचा सप्लाई चेन है उसको भी हम कैसे नेट कार्बन जीरो बना दे आइडियली। वो टारगेट जो है एप्पल का वो 2030 का है, रिलायंस का खुद का इंडिविजुअल लेवल पे 2035 का है। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज गैप। आइडियली हम दो इंपॉर्टेंट एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक इंडिया का एप्पल है और एक ऑब्वियसली दुनिया का ग्लोबल एप्पल है, बट स्टिल ये रेलेवेंस हमारे मॉड्यूल्स में अब जाकर के आया है। पर वैसे दुनिया के अंदर लास्ट 7-8 साल से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। मुझे डेफिनेटली लगता है आने वाले 10 साल में इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा। तो रीजन इज सिंपल, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा, वो स्टेटमेंट देख के आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे। आज थोड़ा डिस्कशन ऐसा एनुअल रिपोर्ट्स पे होगा क्योंकि ऑब्वियसली इस चैप्टर को पढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है, अदर वरना ईएसजी के आपको जो मैं सस्टेनेबल गोल्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो वो तो लिखे हुए हैं कि पॉवर्टी को खत्म कर दो, इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, उसमें कुछ पढ़ाने लायक एट अ फाइनल लेवल है नहीं। बट लुक एट वन इंटरेस्टिंग लाइन व्हिच आई वांटेड टू शो यू गाइस। वन सेकेंड, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, मतलब हाउ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया इज राइटिंग दिस। रिलायंस 2022-2023 एनुअल रिपोर्ट, जस्ट रीड दिस पार्ट। As the Amrut Kal unfolds, India will witness an unprecedented, just one second, unprecedented explosion in economic growth and opportunities. From a $3 trillion economy, India will grow to $40 trillion by 2047. Are you understanding? If India becomes a $40 trillion economy, matlab you can't even imagine how much money will flow. And obviously, it is not impossible. Matlab again, एक लीडर बोलने के लिए नहीं बोलेगा, आई एम श्योर स्टैटिस्टिकल नंबर्स ऐसे फिट होते होंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर को लेते हुए कि जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, रादर ये तो लोग बोल ही रहे हैं ऑलरेडी दैट जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं प्रॉब्ली 3 ट्रिलियन के बाद में जो पहला वाला अगला 4 ट्रिलियन है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं 1 ट्रिलियन के लिए इंडिया को 60 साल लगा, 60 ईयर्स। सेकेंड ट्रिलियन के लिए 8 साल लगा, 3rd ट्रिलियन के लिए 7 साल लगा। मतलब यहां से आगे जो नंबर है वो और कम होते जाएगा। दे आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 5 to 7 ईयर्स एवरी ईयर 2030 के बाद में एवरी ईयर 1 ट्रिलियन से हमारा नंबर बढ़ते जाएगा। सो ऑब्वियसली रीचिंग 40 बाय 2047 इज नॉट रियली अ बिग डील, बिकॉज आफ्टर 2030 से 47 मतलब हर 17 साल में 1 साल से ट्रिलियन से बढ़ने वाले हैं अपन टेक्निकल टर्म्स के अंदर। सो मतलब इट इज नॉट इम्पॉसिबल एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, बट इट इज not impossible. We can't say it is not possible at all because US ने similar growth experience किया था। मतलब जब एक बार ऐसा हो गया था कि 1960s 1970s के बाद में जब यूएस इकोनॉमी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी बनना शुरू हो गया, उसके बाद में आपके पास पैसे का जो फ्लो है दुनिया भर से इतना होता है। क्योंकि देखो चाइना का बड़ा कंपनी है वो लिस्टिंग के लिए यूएस जाएगा, चाहे वो यूरोप का कोई बड़ा कंपनी है वो लिस्टिंग के लिए यूएस जाएगा। तो सिंपल है, इफ यू बिकम द होम ग्राउंड फॉर ऑल बिग कॉर्पोरेट्स ऑब्वियसली मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो अगर ऐसा होगा, जस्ट इमेजिन एनवायरमेंट का कितना एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, सोशल गवर्नेंस कितने इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसलिए ईएसजी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन के उभरेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। रादर इसके ऊपर आज की तारीख में यूरोप एंड यूएस बहुत सीरियस है, मतलब जेन्युइनली बहुत सीरियस है। अब पढ़ेंगे भी ना तो मेजोरिटी लोग जो इन्वॉल्व है वो यूरोपियन ही है। मतलब नॉर्वे के एक प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वहां से ही सब शुरुआत हुआ है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग द कंट्रीज they have a third world problems because they are so rich. People don't have a basic problem कि रोटी कपड़ा मकान कैसे आएगा, तो उनके नए प्रॉब्लम्स है। रोटी कपड़ा मकान तो है ही है बाय डिफॉल्ट, यू गेट माय पॉइंट। वो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो फ्लास्क है ये किस मटेरियल से बना है वो इंपॉर्टेंट है, मेरे को जानना है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। हमारे इधर नया प्रॉब्लम है, एवरीवन शुड हैव फ्लास्क एंड एवरीवन शुड हैव अ चाय और पानी टू ड्रिंक। डू यू गेट माय पॉइंट? तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं और डेवलप्ड कंट्री ये सोच पाता है बिकॉज वो ये थॉट प्रोसेस को अफोर्ड कर पाता है। ऑब्वियसली आने वाले 15 साल के अंदर इंडिया भी सेम ग्रोथ एक्सपीरियंस करेगा, तो ईएसजी डेफिनेटली एक बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा। अभी हम एकदम बेसिक स्टेज पे, मतलब दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेज यू कैन से, जहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है ईएसजी का अपने कंट्री के अंदर। थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया है, अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आपका मॉड्यूल क्या बोलता है? लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी एंड व्हाट इज ईएसजी। डोंट वरी, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स दिए हैं बहुत सारे,
और रिलायंस ने भी लास्ट 2-3 साल से रिपोर्ट देने शुरू किया ऑनेस्टली। पहले आता था ईएसजी रिपोर्टिंग, बट इतना डिटेल में देखिए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सेपरेटली, देन योर इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन वाला, मतलब ये रिपोर्टिंग पहले कम था। आज अगर आप देखेंगे एनुअल रिपोर्ट में, लुक एट दिस, मतलब पहला मैं अगर 150 पेजेस छोड़ दूं आइडियली यहां तक, अवार्ड रिकॉग्निशन तक, यहां के बाद में लुक एट द रिमेनिंग रिपोर्ट एंटायरली, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्रोथ, 150 से लेकर के ऑलमोस्ट 224 तक, मतलब 75 पेजेस इन द एनुअल रिपोर्ट इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी टुडे। मतलब ये रेयर है, पहला टोटल 100 पेज में एनुअल रिपोर्ट खत्म हो जाता था। आज मैं बोल रहा हूं एक टाइम आया जब 100 पेज तो सस्टेनेबिलिटी पे लिखा हुआ है और जेन्युइनली लिखना पड़ता है। ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ना, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब हमारे सिलेबस में उन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसके हेडिंग उठाए आपके सिलेबस में डाल दिया है आइडियली। मैं एरोगेंट नहीं हूं, मैं बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं आने वाले 3 अटेम्प्ट में क्या क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज ऐसे गिने चुने 5-6 क्वेश्चन है जो वो पूछ सकते हैं एक्चुअली के अंदर इस चैप्टर से। जितना टाइम आप एक्चुअली ये क्वेश्चंस को याद करने में स्पेंड करेंगे, उतना अगर आपने रिपोर्ट पढ़े होते तो आप जिंदगी में कहीं और जाएंगे, पर आपको ऑब्वियसली 5-6 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट हम लास्ट में रिपोर्ट से मैच करेंगे कि कैसे जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसी के अराउंड रिपोर्टिंग किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद ESG। आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस अश्योरेंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। सिंपल शब्दों में सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आपका जो आज का ग्रोथ है ना, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द ग्रोथ ऑफ फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का कि फ्यूचर जनरेशन के पास में वो रिसोर्सेज ही ना रहे एक्चुअली में बेसिक ग्रोथ के लिए। ये इंश्योर करना इज बेसिकली इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी कि आप आज के ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, एट द सेम टाइम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एनवायरमेंट को कम से कम डैमेज होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है हमारे सस्टेनेबिलिटी का। एक लाइन पढ़िए, प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड। देखिए क्या बोलता है, sustainability is a concept relating to development of products, goods and services that involves मीटिंग आवर पर्सनल प्रेजेंट नीड्स। आज के नीड्स मीट होने चाहिए बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का आप इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दें कि फ्यूचर जनरेशन के पास में वो बेयर मिनिमम रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी ही ना रहे। ये इंश्योर करना इज बेसिकली थिंकिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो हम आज कर रहे हैं ये ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। पॉइंट नंबर 2 को आप मार्क कर सकते हैं कि आपको इन सब में से वो पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है जहां पे सस्टेनेबिलिटी वर्ड का मीनिंग दिया है। एकदम सिंपल है, BCK के अंदर चैप्टर 6 में भी सेम डेफिनेशन था। आगे बढ़े, नीचे आइए, देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेम्ड आफ्टर, कैन यू सी अ वर्ड, Brundtland report. Basically, she was the you can say former prime minister of Norway multiple times. I think 2 या 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने वो सब प्राइम मिनिस्टर वाला काम खत्म करने के बाद में effectively, मतलब she became part of UN where she started writing about how the United Nations or the world के best organizations should think about the word sustainability. She introduced this concept to the world ideally, and तब से लोगों ने sustainability के बारे में बात करना शुरू किया। एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट का ओरिजिन 100% यूरोप से हुआ है, बट ऑब्वियसली उस समय यूएस भी इक्वली पावरफुल था, तो यूएस एंड यूरोप दोनों मेन कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द वर्ड सस्टेनेबिलिटी। बट इनके रिपोर्ट के अंदर पहली बार सस्टेनेबिलिटी का जिक्र किया गया, दिस इज 1990s आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस तरीके से एक उन्होंने रिपोर्ट बना के बताया कि सस्टेनेबिलिटी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे फ्यूचर जनरेशन जो हैं आफ्टर 30 years 50 years दे विल नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जिस स्पीड से हम लोग आज ग्रो कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को बोलते हैं ब्रडलैंड रिपोर्ट। हर नेम इज ब्रडलैंड, आई थिंक ग्रो ब्रडलैंड करके नाम है उनका आइडियली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। शी हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट 3 terms एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, एंड देन इवेंचुअली शी स्टार्टेड राइटिंग एंड टॉकिंग मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी। इस तरीके से उनका एक रिपोर्ट बन गया है जिसने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। बाकी उनके जिंदगी के बारे में पढ़ना चाहे तो विकिपीडिया पे इनफ कंटेंट मिल जाएगा। लेट्स कम बैक। सर, नाउ what is
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स। दो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 में सेम डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट दैट स्ट्राइव्स टू मीट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सीकिंग टू अचीव अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। मतलब सर फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब आप आज सब कुछ अचीव करने का ट्राई करें, हम आपको करंट के अंदर ग्रोथ पे नहीं रोक रहे हैं, बट हम आपको तब रोकेंगे जब आप सर रिसोर्सेज का ऐसा एक्सप्लॉयटेशन करें कि फ्यूचर जनरेशन के पास में वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे। इसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स दिए हैं। 1 इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट, सेकंड इज कॉल्ड एज सोशल, थर्ड इज कॉल्ड एज गवर्नेंस। दिस इज कॉल्ड एज ESG। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, एनवायरमेंट। देखो इट स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी का कितना यूज किया जा रहा है, वेस्टेज कितना होता है, पोल्यूशन को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक बिजनेस, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे, सर हाउ वी ट्रीट एनिमल्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स अराउंड द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक एंटिटी जो अब्जॉर्ब करता है लाइक कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सो ऑन, ये सबका रिपोर्ट्स बना के आपको देना पड़ेगा। बेसिकली दुनिया को बताना पड़ेगा मैं अगर RIL हूं, हाउ मच वाटर रिसोर्सेज आई एम एक्चुअली कंज्यूमिंग, हाउ मच इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज आई एम एक्चुअली कंज्यूमिंग, कैसे मैं एटलीस्ट खुद का कैप्टिव कंजम्पशन के लिए खुद से डेवलपमेंट कर रहा हूं ताकि मैं जो दुनिया के रिसोर्सेज है उन्हें कम से कम यूज करूं। ये क्या बोलते हैं, तुम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो बढ़िया है, बट कम से कम ऐसा कुछ करो जिससे या तो दुनिया के लिए नए रिसोर्सेज क्रिएट करो या सर उनके रिसोर्सेज का यूसेज कम होते जाए, खुद के आपके कैप्टिव कंजम्पशन मतलब सेल्फ खुद जनरेट करो, फिर उन रिसोर्सेज को आप यूज करिए आइडियली। ये हमारा थॉट प्रोसेस है टुवर्ड्स ESG। सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग इज योर एलिमेंट नंबर E, नंबर 1। नंबर 2 आइए सोशल। देखिए it addresses relationship the entity has and the reputation it fosters with people। मतलब लोगों के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में, कम्युनिटीज के साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, दैट इज योर सोशल पार्ट। देखिए इसमें लेबर इंक्लूड होगा, आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की मतलब आपके पास जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या मेल फीमेल रेशो कितना है, एज ग्रुप क्या है, ये सब चीजों को सपोर्ट करना इज बेसिकली सोसाइटी को कंसिडर करना व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस। आई विल शो यू ऑल दिस। ये सब रिपोर्टिंग करना एसेंशियल हो गया आज की तारीख के अंदर। मतलब रिलायंस बताएगा मेरे पास अगर 22,000 एम्प्लॉई है, 22,000 एम्प्लॉय में से लेबरर्स कितने हैं, फुल टाइम बाकी एम्प्लॉयज कितने हैं, उसका मेल फीमेल कॉम्पोजिशन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेरे पास विमेन डायरेक्टर्स हैं, कमिटीज में मेरे पास कितने विमेन डायरेक्टर्स है। बेसिकली आपको एक पूरा कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। जैसे एप्पल जैसा कंपनी है वो प्राउडली बोलता है चाहे आप मेल है या फीमेल है, आपके पेरोल पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। मतलब वी फॉलो 1:1 पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू मेल फीमेल रेशियो, 1:1 पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू पेमेंट। चाहे आप यूएस के लोकल पर्सन है इसलिए आप मेरे पास काम करते हैं, या आप इंडिया से आकर के यूएस के एप्पल के अंदर काम करते हैं, तब भी हम आपको सेम सैलरी पे करते हैं। वी डोंट गिव एनी प्रेफरेंस टू अ लोकल पर्सन। इस तरीके का रिपोर्टिंग से क्या होता है, कंपनी कितना सोसाइटी को कंसीडर कर रहा है इंपॉर्टेंट ये पता चलता है। ऐसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन ESG नॉर्म्स की वजह से आए हैं। सो E इज एनवायरमेंट, S इज योर सोसाइटी। इसमें आपका एम्प्लॉय रिलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। थर्ड वन देखिए गवर्नेंस। ये अच्छा है, यहां पर आपके इंटरनल कंट्रोल्स जो आप अडॉप्ट करते हैं ताकि आप इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या सर वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। लाइक आपको क्लासिक एग्जांपल बोलता हूं, अब बिजनेस जो एक्चुअली ESG में फिट ही नहीं होता है, मतलब आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है बट वो ESG में फिट ही नहीं होता। माइनिंग, अब माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। माइनिंग का बिजनेस ही एक है, गड्ढा खोदने का, जमीन में से जो रिसोर्सेज बाहर निकालने का है। अब अनलेस दिस माइनिंग इज एसेंशियल कि भाई ऑन अ डेली बेसिस अगर ये माइनिंग नहीं किया तो लोगों की जिंदगी रुक जाएगी, तो हम मानते हैं इंपॉर्टेंट है। बट आज की तारीख में फॉर एग्जांपल मार्बल का माइनिंग समझ लीजिए, यूरोप के अंदर एक्चुअली इटालियन मार्बल, मतलब यूरोप से मेजोरिटी मार्बल दुनिया भर के अंदर जाता है। जस्ट इमेजिन यूरोप में ऑलरेडी गांव जो आपके कंट्रीज है वो बहुत छोटे छोटे हैं, पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है आइडियली, वहां के लोग हाईली सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। वहां पर जिस स्केल से आज भी माइनिंग होता है, लोग ऐसा बोलते हैं जो पहला इंडस्ट्री परमानेंटली बैन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ESG, एक पॉइंट के बाद में वो माइनिंग इंडस्ट्री होगा जहां पर आपका पत्थर बाहर निकल रहा है। मतलब बेसिकली तो अब नया इंडस्ट्री क्या हो गया, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटीरियल।
अब देखो, मैं अगर मार्बल निकालना बंद कर दूंगा तो लोग जमीन में तो कुछ तो लगाएंगे ना, तो बेसिकली सिंथेटिक मार्बल हो गया, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आप मशीन के थ्रू बना सकते हो विच विल एक्ट लाइक अ रिप्लेसमेंट। इसीलिए तो टाइल्स पिकअप होना शुरू हो गया। अब टाइल्स बोलते हैं ना, इंडिया में ऐड आता है कजारिया, भारत की मिट्टी से बना है। बेसिकली टाइल्स इज मेड फ्रॉम द सैंड, बट वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट को यूज कीजिए टू क्रिएट समथिंग न्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पेड़ पौधे हो गए, उसका जो वेस्टेज है, उससे आप निकाल करके कुछ ना कुछ नया पत्थर बनाने का ट्राई कीजिए। आइडियली वो नए इंडस्ट्रीज सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या कर रहा है उस पर कंट्रोल लगाएंगे, पर नए बिजनेस को प्रमोशन तब करेंगे चाहे वो एक्चुअली में प्योरली सस्टेनेबल है, वो वेस्टेज से नया प्रोडक्ट बनाए। दैट इज एक्चुअली सस्टेनेबल बिजनेसेस, जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। कल ये कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, यूएई बेस्ड बिजनेस है, जो क्या करता है, आपके ये डेट के जो ट्रीज होते हैं, डेट खजूर के जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, समझ लो मेरा बात, उन पेड़ों का जो वेस्टेज होता है, वो वेस्टेज से बोर्ड बनाता है। आपका जो वुडन बोर्ड होता है ना, प्लाई बोर्ड, वो बोर्ड बनाने वाला काम है। वो बहुत सालों से रिसर्च कर रहे थे, फाइनली 2020-21 के अंदर वो फाइनली एक बोर्ड बना पाए विच इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ नॉर्मल बोर्ड। तो जस्ट इमेजिन, आपका जो वुड का कटिंग वाला पार्ट है, उसके जो बाकी रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे, उनका कोई यूसेज नहीं है। आपके पास डेट के ट्रीज भर भर के हैं, क्योंकि डेट का जो काम है वो ऑलरेडी बहुत स्केल पे यूएई के अंदर। वेस्टेज को आप यूज कर रहे हैं आप बोर्ड बनाने के लिए, एंड दिस से इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल बोर्ड। अल कुछ तो नाम था यार, अल ताहा बोर्ड नाम था ऐसा, मतलब मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा रेफरेंसेस के लिए। बट ऐसे बिजनेसेस नए नए पिकअप हो रहे हैं जो आइडियली ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे परफेक्ट सस्टेनेबिलिटी के डेफिनेशन में फिट होंगे आइडियली। एंड ऑब्वियसली इफ दे पिकअप आइडियली, क्योंकि आपके पास स्क्रैप का वेस्टेज भर भर के है, लोगों का कंजम्पशन प्लाईबोर्ड का बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना इसका एक अच्छा फिट बनाया जाए, एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया जाए आइडियली। तो मतलब इस तरीके से गवर्नेंस आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां पर आप बोलते हैं आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। यू शुड कंप्लाई विद लॉज एंड रेगुलेशन, यू शुड मीट द नीड्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये सब एक्सपेक्टेशन है ईएसजी का। 1 मिनट स्पेंड कीजिए, रीड बेसिक मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। अल कुछ तो ऐसा नाम था ना ये, हाँ कल ही निकाला था तुम्हारे लिए रिपोर्ट। तालाब बोर्ड launches its industrial innovation for UAE market. Read the first paragraph. Using innovative technology to recycle palm trees waste into high quality wooden board products made locally. Interesting चीज notice करना, in 2015 UAE imported 1.25 billion cubic meter of wooden board products at a total cost of AED 1.6 billion। मतलब सिर्फ वुडन बोर्ड पे उन्होंने एक्चुअली इंपोर्ट के नाम पे जो पैसा पे किया है, वो इंडियन टर्म्स के अंदर अगर आप जाओगे, मतलब AED टू INR इज 22। मतलब हमारे कंपैरिजन में 1 AED इज इक्वल टू 22 रुपीज, मतलब 1.6 इंटू 22 बिलियन रुपीज का उन्होंने से प्लाईवुड इंपोर्ट कर लिया। जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल द बिजनेस हैज, बिकॉज उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो उस कंट्री में सबसे आसानी से वेस्टेज अवेलेबल है, कि आपको वही वेस्टेज यूज करना है ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारा कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। मतलब आइडियली ये आइडियाज आपके न्यू सस्टेनेबल आइडियाज कहलाते हैं। मतलब जस्ट थॉट प्रोसेस, ये मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग बॉम्बे के अंदर एक एग्जीबिशन था, उस एग्जीबिशन में दिस कंपनी वाज शोकेसिंग टू द वर्ल्ड कि वो किस तरीके के प्लाईवुड बना रहे हैं, और कैसे वो प्लाईवुड हम इतना क्वांटिटी में बनाएंगे कि हम यूएई के नीड्स को फुलफिल कर ही लेंगे। अब हम चाहते हैं जो बाजू के कंट्रीज है, अब सबसे नियरेस्ट कंट्री दूसरा आता है इंडिया के अंदर आइडियली, वो कैसे बोलता है कि नॉर्मल रेट से 30% महंगा रहेगा बट आप सस्टेनेबल यूज कर रहे हो। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास में अगर 20% भी एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग है, वो 20% इंडिया जैसे कंट्री में लेके आना चाहिए फॉर अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जो लोग सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं उनको ये बेचने का ट्राई करेंगे। अब सोचिए धीरे धीरे अब ये अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। अ कंपनी लाइक वॉल्वो कार्स, मोर देन 70% कार इज एक्चुअली सस्टेनेबल। मतलब वो क्लियरली बोलते हैं इस कार में 70% जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो रिसाइकल्ड है या अपसाइकल्ड है। मतलब उन कंपनीज के लिए मैं एज अ न्यू कंपनी विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। वॉल्वो के अंदर तुम लोग लकड़ी का इस्तेमाल किधर होगा, एक्चुअली जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर एक अच्छा फिनिशिंग देने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है आइडियली। तो नॉर्मली सिर्फ वो वुड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड्स वो लोग यूज करते हैं। उनको अगर मैं बोलता हूं ये हाईली सस्टेनेबल मटेरियल है, वो क्यों यूज नहीं करेंगे। आपको ये बता रहा हूं कि कैसे बिजनेसेस अभी अभी इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिए हैं। कन्वेंशनल बिजनेसेस के लिए कंट्रोल लगा रहे हैं, नए बिजनेसेस को इस डायरेक्शन में प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज योर ESG। चलो आइए बेसिक मीनिंग बढ़िए ESG का एक बार से, फिर नीचे एक टेबल दिया है वो टेबल को डिस्कस करेंगे।
पढ़ा आपने? तो नेक्स्ट पेज पे आइए, एक टेबल मिलेगा आपको। एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, तीनों में क्या क्या चीजें आती है। पहले एनवायरमेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली यू विल फोकस ऑन कार्बन एमिशन, योर कार्बन फुटप्रिंट कितना छोड़ के जा रहे हैं अपन, क्लाइमेट चेंज को कितना फोकस करते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या है हमारे रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज क्या यूज करते हैं, मतलब वाटर, बायोडाइवर्सिटी, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, पोल्यूशन एंड वेस्टेज, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी, कितना क्लीन टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। अगर आप रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, बार बार एक ही चीज बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रिलायंस का ओरिजिनल बिजनेस था पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, समझ रहे हैं, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, तो उन्होंने O2C बिजनेस बनाया था, ऑयल टू केमिकल आइडियली, ताकि कैसे वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्स को क्लीन किया जाए। अब वो क्लियरली बोलता है वी वांट टू बिकम द नेक्स्ट क्लीन एनर्जी बिजनेस आइडियली, जो कंप्लीटली ऐसा हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट्स जामनगर के अंदर बनाने का ट्राई कर रहा है, जो क्लीन एनर्जी पूरे कंट्री को प्रोवाइड करेगा। मतलब जो बेसिकली सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है, वो खुद ही उससे डाइवर्सिफाई करके दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहता है। बिकॉज हर किसी को लगता है आने वाले 15-20 साल के अंदर ऐसा होगा, जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा से ज्यादा क्या है, जो सिंपल चीज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मैं यूज किस चीज में करता हूं, जो मेरे डे टू डे चीजें उसके अंदर। अब अगर वही प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन योर कार्स, इफ द नंबर ऑफ ईवीज आर सोल्ड मोर, वेयर विल यू यूज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो मतलब सिंपल चीज है, जब मेरे प्रोडक्ट्स का यूज करने के लिए बाकी प्रोडक्ट्स ही कम हो जाएंगे, तो इस प्रोडक्ट का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिकॉज इसकी वजह से आज लोकल लोग का एक्सप्लोइटेशन बहुत होता है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हर किसी को पता है, तो उस पर डिपेंडेंसी क्यों होनी चाहिए। तो बेसिकली रिलायंस जैसे बिजनेस है, तो आज की तारीख में सिंपल ऑब्जेक्टिव है, कैसे मैं सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली क्लीन एनर्जी को इतना ज्यादा सपोर्ट करूंगा कि आने वाले टाइम के अंदर मेरा डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोलियम बिजनेस ना के बराबर हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली यहां से 7 साल का 10 साल का प्लान रहेगा, बाय 2030 बाय 2035 रिलायंस से बनने का ट्राई करेगा, बट आज इन्वेस्टमेंट्स करेगा उस डायरेक्शन में, तभी तो वहां पहुंचेगा। एंड ऑब्वियसली अगर वो हाफ वे डाउन भी प्रूव कर पाता है दैट वी आर मूविंग एज एक्सपेक्टेड आइडियली, वैल्यूएशंस विल गो स्काई रॉकेट अगेन। मतलब आज वो इनके वैल्यूएशंस में इंक्लूडेड नहीं है, आज सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है। नाउ जब वो इन्वेस्टमेंट थोड़े फ्रूटफुल होंगे, थोड़े लॉजिकल लगेंगे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है कंट्री के अंदर, एक्चुअली उन प्रोडक्ट से पैसा आएगा। जैसे जियो ने जब एक्चुअली प्रूव कर दिया मार्केट के अंदर कि वो सर्वाइव कर पाएगा, वो सस्टेन करेगा, तब जाके जियो को वैल्यूएशन मिला, तब जाके वो जियो का वैल्यूएशन रिलायंस के अंदर आया आइडियली, वरना रिलायंस में वैल्यूएशन नहीं आता था। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज कर दिया, बराबर है, आरआईएल से निकाल के अलग से लिस्ट कर दिया, वो भी क्यों कर दिया? आंसर आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है फाइनेंशियल, दैट इज एनबीएफसी सेक्टर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। अगर मैं आरआईएल के अंदर उस जियो फाइनेंशियल को रखता हूं, तो रेगुलेटर के ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहेंगे जो आरआईएल फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जियो फाइनेंशियल विल बी पार्ट ऑफ आरआईएल, क्योंकि वो सेपरेटली लिस्टेड नहीं है। तो कहना ही से जब रेगुलेटर बोलेगा तो रिक्वायरमेंट जियो को तो एप्लीकेबल है, साथ साथ में आरआईएल को भी रेलेवेंट है। अब आरआईएल इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कि रेगुलेटर की हर गाइडलाइन को फुलफिल कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए पहली बार एक बिजनेस को उसने स्प्लिट कर दिया, क्योंकि उनको लगता है वो बिजनेस इंडिपेंडेंटली बेटर ग्रो कर सकता है रादर देन बीइंग इंक्लूडेड इन आरआईएल। अदरवाइज मैं नॉर्मल जियो को क्यों नहीं स्प्लिट किया, नॉर्मल रिटेल बिजनेस को स्प्लिट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कलेक्टिवली रन हो सकता है। जो बिजनेस कलेक्टिवली रन होने के बजाय इंडिपेंडेंटली बेटर रन होगा, इसलिए उसका डीमर्जर किया है। अब लोग ये नहीं सोचते वो डीमर्जर क्यों हुआ, लोग बोलते हैं बस जियो लिस्ट हो गया। जियो लिस्ट नहीं हुआ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हुआ है, जो एक छोटा सा पार्ट है, वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया है, क्योंकि उसको अलग करना जरूरी था। अदरवाइज वो बजाज फाइनेंस जैसा बड़ा नहीं बन पाएगा कभी भी, क्योंकि रेगुलेटर के एनबीएफसी को लेकर के गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली। आपको अगले चैप्टर में वही पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी के लिए ये एक लिस्ट दिया है उन्होंने आपको। एनवायरमेंटल, सोशल के अंदर देखिए आपका ह्यूमन कैपिटल आएगा, प्रोडक्ट सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी आएगा, स्टेक होल्डर के बारे में आएगा, सोशल अपॉर्चुनिटी आएगा। मतलब एक लिस्ट बना के दिया है कि जनरली इन चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं। एक मिस्टेक हो गया है, इस चीज को कट कर दीजिए, गवर्नेंस वाले पार्ट को कट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट में गलती हो गया है। आई विल शेयर दिस विथ यू। नॉर्मली this is the governance what we need to talk about. So governance will include your corporate governance, that is लोगों को आप पैसा कितना पे करते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, अकाउंटिंग कैसे होता है, रिपोर्टिंग कैसे होता है, स्टेक होल्डर्स को टाइमली बेसिस पे रिपोर्ट मिलती है कि नहीं मिलती है, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए बिजनेस के अंदर,
कोई भी कंपटीशन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा वो प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, टैक्सेशन के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये सब एक्सपेक्टेशन है आपके गवर्नेंस के साथ में। ऊपर जो गवर्नेंस का डेफिनेशन है वो भी सेम बात बोलता है, कुछ अलग नहीं। आप इसमें से चाहे तो कोई भी 2-3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं बाजू के अंदर कि भाई गवर्नेंस में चीज आने वाली है। ये तीनों चीजें मिलकर बनता है ESG। रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके लिए बुक्स में करेक्शन कर दिया है, तो आपको ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इट्स ऑलरेडी बीइंग करेक्टेड, डोंट वरी। चलो आगे बढ़े। एक तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब बोलता है ऑब्वियसली जब आप ESG पे रिपोर्ट्स बनाएंगे, इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब आप क्वांटिटेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट करें एज वेल एज क्वालिटेटिव, मतलब अपना स्ट्रेटेजी क्या है, फ्यूचर के पॉलिसीज क्या है, कैसे इन चीजों को इंप्रूव किया जाएगा, वो दोनों चीजों को इंक्लूड करें। मतलब सर व्हेन यू मेक रिस्पेक्टिव ESG रिपोर्ट्स, आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स, वहां पर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बोथ एस्पेक्ट्स का मिक्सचर आपको यूज करना होगा। आपके फ्यूचर के स्ट्रेटेजीज भी लिखिएगा, एट द सेम टाइम आज का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ये भी बताइएगा। देखिए क्या बोलता है, both qualitative reports tend to describe your strategy and policy, as well as quantitative will define your important numbers और key performance indicators कि हम किस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड किस एरिया में बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहेंगे, आपको ये पूरा रिपोर्ट का फॉर्मेट आपके सिलेबस में है, जिस रेफरेंस के लिए दिखाता हूं कुछ एक दो चीजें। देखो अभी आपका एक रेस्पेक्टिव ESG के लिए सेपरेट कमिटी है, वो ESG के स्पेसिफिक कमिटी में कौन कौन लोग आते हैं पहले उनका रेफरेंस। मतलब ये जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होता है, वैसे ESG का कमेटी है स्पेसिफिकली। उस कमेटी के लोग कौन कौन है, ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विद सबसे पहले कंपनी क्या है, वहां से बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट चीज, हमारे पास में 22,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं एंड दुनिया भर के 92 प्लस कंट्रीज को हम लोग एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात करेगा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, सबसे पहले व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, कब से कंपनी काम कर रहा है, बेसिक इंट्रोडक्शन। मतलब अगर आप ये रिपोर्ट क्यों बनाए पता है क्या, someone will be interested not looking at the financial numbers। फाइनेंशियल नंबर तो RIL का बढ़िया हर किसी को मालूम है, वो हम बाद में देखेंगे। इट इज अ गुड कंपनी इन इंडिया टू इन्वेस्ट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट is it actually a ethically run business? It is actually a business which thinks also about society. Is it a business जो actually में अच्छे से governed है, non compliances नहीं करता है, वो कहां से पता चलेगा। इसके लिए मेरे को एक separate business report, sustainability reporting के ऊपर एक separate report बना करके दिया है, जो रिपोर्ट पढ़ के मेरे को पता चलेगा कितना अच्छे से बिजनेस को रन किया जा रहा है, एनवायरमेंट को कितना डैमेज कर रहा है, कितने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को ये बिजनेस यूज कर रहा है, ये मुझे रिपोर्ट से पता चलेगा। फाइनेंशियल नंबर्स आपको एनुअल रिपोर्ट से इजीली मिल जाएंगे। ये सेपरेट रिपोर्ट बनाया है प्योरली फ्रॉम ESG अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंपनी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर जरा नीचे आइए, हम क्या क्या प्रोडक्ट्स के अंदर है। ये भी RIL स्टैंड अलोन पे है, तो ऑयल टू गैस बिजनेस के अंदर आपको मेजर दिखेगा। अदरवाइज CFS अगर आप देखेंगे उसमें रिटेल बिजनेस भी आ जाएगा, जियो बिजनेस भी आ जाएगा, ऐसे आपके बिजनेस का बाइफर्केशन देगा। फिर आपको बताएगा कि हमारे पास देखो
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, उसमें परमानेंट एम्प्लॉइज इज 93.77%, एंड जो आपके दिख रहे हैं क्या अदर देन परमानेंट, मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हो गए वगैरह, वो सब मेरे हैं 6.23%। दैट शोज दैट 93% से ज्यादा लोग मेरे पास परमानेंट है, समझ रहे हो। अब उनका मैंने इंश्योरेंस वगैरह करवाया कि नहीं करवाया है, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह कंसीडर किया है कि नहीं किया है, वो सबका डेटा आपको नीचे मिलेगा। मतलब दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब डेटा को देखिए ना, एम्प्लॉइज मेल फीमेल का रेशो देखिए, परमानेंट अदर देन परमानेंट, दिख रहा है बाइफर्केशन आपको। वर्कर्स, ये मेरे एम्प्लॉइज हो गए, मतलब सैलरीड एम्प्लॉइज हो गए, ये मेरे वेजेस वाले वर्कर्स हो गए, उसका मेल फीमेल रेशो आपको कॉम्पोजिशन बना के दे रहा है। मतलब ये सबका ऑब्जेक्टिव है आपको क्वांटिटेटिव डेटा देने का, कि 22,000 लोग अगर काम करते हैं, वो 22,000 का ब्रेकडाउन क्या है आइडियली, उसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर बना के चाहूं तो मेरे को कितना डिटेल्स मिल सकता है आइडियली, वो देने का इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल बीओडी की मैनेजर पर्सनल, फिर जरा नीचे आइए, ये हमारे लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज एसोसिएट्स इन जॉइंट वेंचर्स, ऑब्वियसली तो आपका रिलेटेड पार्टी का लिस्ट आ गया पूरा का पूरा। देन इन 9 प्रिंसिपल्स है जो आपके सिलेबस में है इंटीग्रेटेड ईएसजी के ऊपर। ऑल दीज 9 प्रिंसिपल्स दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, 9 प्रिंसिपल क्या लिख दो। आगे है, टेंशन मत लो, ऐसे है। अच्छा, कंट्रोल से कंट्रोल भी बढ़िया करता है, डोंट वरी, ठीक है। इसके अंदर मुझे आपको कुछ नंबर्स दिखाने थे। वन इंटरेस्टिंग नंबर आई वाज रीडिंग यस्टरडे नाइट। to provide goods and services and make it sustainable. Well-being of employees, हाँ इधर देखो, look at these numbers. Details of measures for the well-being of employees. देखिए, health insurance, accident insurance, maternity benefits, paternity benefits, day care facilities, कितने लोगों को प्रोवाइड किया है। फिर PF, gratuity, ESI, कैन यू सी 100%, ये सब RIL क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है, बट RIL इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है बिकॉज 100% आने वाले टाइम में वो अपने एक आध बिजनेस को यूएस में लिस्ट करना चाहेगा, तब जाकर के असली वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और उसको अगर एक धंधा यूएस में जाके लिस्ट करना होगा तो उसको वहां के इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है कि मैं एज अ बिजनेस क्यों सस्टेनेबिलिटी पे इक्वली फोकस्ड हूं, मैं एज अ बिजनेस एकदम क्लीन इमेज होल्ड करता हूं आइडियली, ताकि जब कोई पैसा इन्वेस्ट करे, फॉर एग्जांपल Alibaba became Alibaba not because only of China but because of getting listed in US। तो आपके पास में जो इन्वेस्टर का पोटेंशियल है वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है। अगर मैं यहां से निकाल करके एक भी बिजनेस को यूएस में लिस्ट कर पाता हूं, जो वैल्यू अनलॉकिंग ओवरऑल आरआईएल में क्रिएट होगा वो अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज हैविंग 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी इन यूएस इज अ जोक। इंडिया में आरएल का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ पे है भी नहीं, हम 15 से 17 लाख करोड़ के बीच में खेलते रहते, 20 लाख करोड़ भी टच नहीं किया है, तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं। पर उतने का मार्केट कैप यूएस में किसी कंपनी के लिए ना बहुत नॉर्मल है। मतलब नैस्डैक में तो आपको बहुत कंपनीज मिल जाएंगे ऐसे, अपन जो फाइंग उसका तो बात ही नहीं कर रहे, मैं फेसबुक अमेजोन का तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत ही बड़े हैं कंपेरेटिवली। मैं बोल रहा हूं आरआईएल के लिए किसी एक बिजनेस को इतना बड़ा बनाना, एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज इट इज गोइंग टू बी योर जियो, बिकॉज दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर। बट उस बिजनेस को वैल्यू क्रिएट करने के लिए बाकी पूरा का पूरा एनवायरमेंट और एम्बियंस वैसा क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं इंडिया का वो कंपनी हूं जो हर टर्म्स के अंदर परफेक्ट है, रिपोर्टिंग में बराबर है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, और हर चीजों में मतलब ईएसजी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस, ताकि अगर 5 साल बाद जब मैं लिस्टिंग के लिए जाऊं तब अगर ईएसजी का रेलेवेंस बहुत बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैं ईएसजी के बारे में सोच रहा हूं, ये मेरा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आई शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस 10 years अहेड। तब जाकर के क्या होगा, जब मैं लिस्टिंग के लिए जाऊंगा तो मेरा हिस्ट्री दिखेगा कि रिलायंस ये काम तो 2020 से कर रहा था, आज नहीं। रिलायंस 2020 से ईएसजी को इंपॉर्टेंट सब समझते हुए क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा था। इट इज द ग्रुप वर्थ इन्वेस्टिंग। उस तरीके का थॉट प्रोसेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स और आपको देखने को मिलेंगे। ये एम्प्लॉय रिलेटेड है। आगे जाकर के रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, ये रिपोर्ट्स के ऊपर रहेगा, हम सबको रिपोर्ट्स बना के देते कि नहीं देते। ह्यूमन राइट्स के ऊपर आएगा। देखो लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं क्या अबाउट द ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड ऑल, हमारे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दिया है कि नहीं दिया है, कैसे हमने इंश्योर किया है कोई भी ह्यूमन राइट्स का प्रोहिबिशन नहीं किया गया, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं, वो अपने इंश्योर करना चाहिए। फिर बात करेगा
हाँ, अभी आएगा एनवायरमेंट के ऊपर। हर प्रिंसिपल का है, देखो, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, टोटल फ्यूल कंजम्पशन, दिख रहा है रेफरेंसेस, पूरा डेटा। सो इट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली 9 प्रिंसिपल्स क्या है, उनके बारे में इंडिविजुअल डिस्कशन सब करेंगे। अभी आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली कैसे ईएसजी रिपोर्टिंग इन जनरल दुनिया में किया जाता है। थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ईएसजी, थोड़ा बहुत अभी के लिए समझ में आया है क्या? अबाउट वाटर कंजम्पशन, मतलब हर एक चीज के ऊपर आपको ऐसा पूरा डेटा रिपोर्टिंग मिलेगा। आ जाइए, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मीनिंग ऑफ ईएसजी क्लियर है। हम एक मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब जहां पर बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ईएसजी रिपोर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है। दिस वाज इंट्रोडक्शन टू द वर्ड ईएसजी। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, एसडीजी। एसजीडी नहीं है, एसडीजी है, बहुत कॉमन गलती होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें इन्होंने 17 एसडीजीज का रेफरेंस दिया है नीचे। नॉर्मली हर बड़ा कंपनी ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर अपने ईएसजी का रिपोर्ट देता ही देता है। एक तरीके से यूएन का रिक्वायरमेंट है कि हर एक बिजनेस ने इन 17 इंपॉर्टेंट गोल्स की तरफ क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है, आपको रिपोर्टिंग करके देना पड़ेगा। देखिए, in 2015 sustainable development was adopted by all UN member states, a blueprint which was mentioned the sustainable development goals. There are 17 SDGs which considered an urgent call for action by all the countries. हर कंट्री को इन सब चीजों पे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। देखिए, they recognize that by ending poverty and other deprivation must go hand in hand with the strategies that improves health, education, reduce inequality, economic growth को तो आप बढ़ाना चाहेंगे ही, at the same time क्लाइमेट चेंज को भी अच्छे से टैकल करना चाहेंगे। ऐसे 17 गोल्स बनाए। लेट्स रीड दो 17। नंबर 1, देयर शुड नॉट बी एनी पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। देखो, अभी यूएन के अंदर जब बैठ के लिखते हो तो आप अच्छा ही लिखते हो, ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग द बेस्ट पार्ट। आप ऑब्वियसली थोड़ा इमेजिनेटिव भी हो जाते हो, मतलब इट्स लाइक दुनिया में सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, तब ऑब्वियसली चाहेंगे किसी भी कंट्री में पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लीन वाटर लोगों को मिलना चाहिए, एनर्जी जो हम यूज करते हैं ना डेली बेसिस वो अफोर्डेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए, हर इंडस्ट्री में बढ़िया से बढ़िया इनोवेशन होना चाहिए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो लोगों में इनइक्वालिटीज है इन टर्म्स ऑफ इनकम वो कम हो जाना चाहिए, हमारे सिटीज हमारे कम्युनिटीज सस्टेनेबल होने चाहिए, जो अपने आप के अंदर क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बिजनेसेस इतने नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर रिच, they cannot be consuming all the resources। अगर आरएल का बहुत पैसा है इसका मतलब ये नहीं है एनवायरमेंट का उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, मतलब हाउ वी आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट चेंज, कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग पिकअप हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कैसे हमारे कंट्री में पॉजिटिव इंपैक्ट रहे, उसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर, इट्स अबाउट योर फिश एंड जो आपके I forgot the industry name, बेसिकली पानी के अंदर का जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब जो लिविंग बींग्स है वो केयरफुली अच्छे रहने चाहिए, उनका लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। लाइफ ऑन लैंड मतलब एनिमल्स एंड ऑल ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड लोगों को दुनिया भर के साथ में आपने पार्टनरशिप करना चाहिए फॉर गुड सस्टेनेबल गोल्स। बहुत अच्छा सोच के लिखा है, ये 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इंपॉर्टेंट है, आखिरी दिन एग्जाम में जाने से पहले एक बार आपने रीड करके जाना चाहिए, मतलब ठीक है, दीज आर योर गोल्स। खत्म हो गया एसडीजी। ऐसा अलग अलग चीज में से ढूंढने गए भाई क्या मेरे को एग्जाम के लिए पढ़ने का है, ऑब्वियसली ये सारे गोल्स आपको कंपनी की आज की तारीख में रिपोर्ट्स के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। आप एप्पल में जाइए, आरआईएल में जाइए, गो टू एनी बिजनेस, यू विल डेफिनेटली गेट टू सी दिस। दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी गुड, अब आ जाओ आगे। ग्लोबल ट्रेंड इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ये तो हिस्ट्री है, मतलब बेसिकली दुनिया भर में क्या हुआ, अलग अलग रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स आए, फिर आईएफआरएस ने क्या किया, आईएफआरएस के ट्रस्टीज ने क्या किया, उन्होंने नए बोर्ड्स बनाए, बोर्ड ने क्या किया, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है मस्त। यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे, कोई ग्रेट नहीं है, एकदम आखिरी में एक बार रीडिंग करने के लिए, इट्स एंटायरली हिस्ट्री, कुछ काम की चीज नहीं है इधर। आ जाइए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा।
जहां बढ़िया हेडिंग मिल गया ना, ऐसे 5 प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल, 9 प्रिंसिपल मिल गए, उधर आपका आईसीए मस्त क्वेश्चन पूछेगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन। देर आर 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। मतलब सर हम चाहते हैं, जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। दुनिया भर में लोग एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं, पर जहां पर फोकस पूरे फाइनेंशियल्स पे होता है। अब ये बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ साथ में बाकी एस्पेक्ट्स को भी इंटीग्रेट कर दो, मतलब ईएसजी को अलग मत करो, इंक्लूड ईएसजी के एलिमेंट्स इन दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इटसेल्फ। देयर शुड बी अ कॉमन रिपोर्ट, देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, एक ऐसा रिपोर्ट जिसपे सब कुछ आएगा। एक एग्जांपल देखना 1 मिनट के लिए, 6 की 6 लिस्ट तुम्हारे सामने है, ठीक है? लुक एट दिस रिपोर्ट, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरआईएल, बराबर है? कैन यू सी इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्रोथ? Look at your NHMIS, तुम्हारा बुक में देखो हेडिंग्स, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल। दिख रहा है क्या आपको लिस्ट? दिख रहा है क्या? एक ही नहीं रहेगा इसमें, फाइनेंशियल, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरी रिपोर्ट है। आई मीन फाइनेंशियल कैपिटल पे तो पूरी एनुअल रिपोर्ट हमेशा से थी ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसको छोड़ के बाकी सब चीजों के ऊपर हमने स्पेशल एम्फोसिस अलग से दिया। इंटीग्रेटेड का मतलब है नॉर्मल रिपोर्ट के साथ में ही इन एलिमेंट्स को आपको लेके जाना पड़ेगा। और पता है क्या, ऐसा नहीं नेचुरल कैपिटल में एक पॉइंट लिख दिया खत्म हो जाएगा, 10-10 पेज लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आप नेचुरल रिसोर्सेज का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, कैसे कम करेंगे, कैसे सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे। इट्स लाइक राइटिंग एन एसे ऑन एवरीवन। फॉर्चुनेटली खुश रहो, आपके सिलेबस में सिर्फ 6 प्रिंसिपल्स क्या है उसका हेडिंग है, उसके बारे में एक एक पॉइंट है। एग्जाम में क्या आएगा, 6 प्रिंसिपल क्या है तुमको बता रहा हूं, आधे पब्लिक को मालूम ही नहीं रहेगा ये एनुअल रिपोर्ट में आता है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में पढ़ता ही नहीं है। वो एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टली किधर जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली अलग से मिलता है एक लिंक के, एनुअल रिपोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्लिक करोगे सिर्फ डायरेक्टली वो भी देखने को मिलेगा वेबसाइट के ऊपर। वो लोग तो वो भी नहीं ढूंढेंगे, मनी कंट्रोल में जाएंगे। मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि मनी कंट्रोल में जाकर के मेरे को उधर फाइनेंशियल नंबर्स मिल जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट तो कोई पड़ेगा। पर आपको बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, ये सब चीजें आपको आज की तारीख में एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑल्सो इंक्लूड्स अदर एस्पेक्ट्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बोलता है, उसमें फाइनेंशियल प्रिंसिपल तो सबसे इंपॉर्टेंट था ही, बाकी 5 प्रिंसिपल को भी अब आपको फोकस करके इंक्लूड करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फाइनेंशियल कैपिटल। ऑब्वियसली आपके पास में फंड्स कहां से आता है, उसको आप कैसे यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली आपको यही बताने का है हम पैसा कहां से रेस कर रहे हैं, कितना पैसे से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, खर्चा कितना कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली योर फाइनेंशियल नंबर्स। नंबर 2, सर आपने पैसा डेट के थ्रू रेस किया है, इक्विटी के थ्रू रेस किया है, या पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके आगे ग्रोथ कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, मतलब वॉट एवर इट इज द वे। फाइनेंशियल कैपिटल इज आपके पास में फाइनेंस कैसे आया, उसका इस्तेमाल कैसे किया, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना इज योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सबसे आसान पहला वाला पॉइंट है। इज दिस क्लियर टू यू? दूसरे वाले में आ जाइए, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का मतलब है जो आप लोगों ने, मतलब यू नो, प्लांट एंड मशीनरी यूज करके, टूल्स को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाया होगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी। इट्स अ ह्यूज प्रीमाइसेस जहां पर आप मशीनरीज लेके आएंगे जिससे कोई नए प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा। सो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल इज ह्यूमन क्रिएटेड production oriented equipments and tools. Example, your buildings, your infrastructure, your plant and machinery, ये सब चीजें आपके मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में आती है। आपको बताना पड़ेगा इसके लिए आप कितने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये रिसोर्सेस आपके पास बहुत सारे पड़े हैं एंड दे आर सिटिंग आइडल। सिटिंग आइडल मतलब आप रिसोर्सेस को अक्वायर कर चुके हैं बट यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर एनीथिंग, तो माना जाएगा कि आप दुनिया के रिसोर्सेस बिकॉज आपके पास पैसा इकट्ठा करके बैठे पर उनको आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में देखा जाएगा। नंबर 3, नेचुरल कैपिटल। इट्स ऑल अबाउट वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सब कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। वो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए नेचुरल कैपिटल बन जाएगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमन कैपिटल। इट्स अबाउट माई एम्प्लॉइज। पढ़िए, पीपल्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, उनका टोटल कैपेसिटी कितना है, हाउ वी मोटिवेट देम टू इनोवेट। इसमें देखो क्या आएगा,
याद है एक वर्ड था शेयर्ड विजन, स्कूल में पढ़ाया होगा आपको या एसएम में पढ़ाया होगा। शेयर्ड विजन मतलब जो बिजनेस को बिलीव है और जो एम्प्लॉयज को बिलीव है, दोनों सेम ही चीजों बिलीव करते हैं, तो कैसे आप दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि आपने रेकलेसली नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अलाइनमेंट विद एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एथिकल वैल्यूज, ताकि हम ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करें, हम कैसे अच्छे से हमारे बिजनेस के स्ट्रेटजी को अप्लाई कर पाएं, कैसे हम एम्प्लॉयज का लॉयल्टी मेंटेन करें, कैसे उन्हें मोटिवेट करें कि वो अच्छे से काम करने का ट्राई करें। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल। नीचे आएगा सोशल, दिस इज अबाउट द सोसाइटी। देखो, इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप विद इन एंड बिटवीन ईच कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स और अदर नेटवर्क्स। देखिए फॉर एग्जांपल, अब आप बहुत सारे सप्लायर से डील करोगे, आप आ रहे हैं, लो यू विल हैव लॉट ऑफ सप्लायर्स, यू विल हैव लॉट ऑफ वेंडर्स, यू विल हैव लॉट ऑफ आईटी वेंडर्स। आप उनके वेलबींग के लिए क्या काम करते हो, उनको कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं करते हो, बिकॉज वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। फिर आप लेट्स से CSR के नाम पे क्या करते हैं, दैट इज ऑल्सो सोशल एस्पेक्ट्स। मतलब सोशल एस्पेक्ट में आपके वेंडर्स आएंगे, आपके एम्प्लॉयज आएंगे, आपका सोसाइटी की तरफ आउटलुक आएगा, सोशल वर्क आएगा टुवर्ड सोसाइटी, वो सब कुछ आपके सोशल कैपिटल का पार्ट बनेगा। इसमें हमारे कॉमन वैल्यूज, बिहेवियर, हमारा रिलेशनशिप, कैसे हम हमारे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली एक सोसाइटी हमें लाइसेंस दे रहा है कि हम बढ़िया से काम करते हैं, इसीलिए हमने चलते रहना चाहिए। बेसिकली सोसाइटी अप्रूविंग यू, ओके लेट RIL वर्क, RIL इज डूइंग फाइन, दिस इज योर सोसाइटीज अप्रूवल थ्रू अ रिसोर्सेज कॉल्ड एज सोशल रिसोर्सेज। पढ़िए एक बार, लास्ट में आएगा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, थोड़ा इनोवेशन के बारे में बात करेगा, R&D के बारे में बात करेगा। देखो, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, टाइट लिंक इन कंटिजेंसी बिटवीन, कितना R&D में इन्वेस्ट हो रहा है, कितना इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हमारा ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिकली हाउ मच मनी वी आर पुटिंग इन फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिससे हमारा फ्यूचर में यू कैन से बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंप्रूव होगा। फॉर एग्जांपल, लोग RIL को पहले वैल्यू क्यों नहीं देते थे, बिकॉज प्योरली पेट्रोकेमिकल बिजनेस था। अब उनको लगा उस बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी कितना है, 5 साल 10 साल, उसको वैल्यू देके क्या फायदा। फिर जब उसने रिटेल ग्रो करना शुरू किया, जियो बिजनेस ग्रो करना शुरू किया, तब वैल्यू आना शुरू हुआ, क्योंकि अब आपको लगता है आप सिर्फ पेट्रोकेमिकल आपका जो पेट्रोलियम बिजनेस है उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप ऑयल टू केमिकल बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास में अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके पास में रिटेल के लिए कंजम्पशन जो है पूरा का पूरा RIL के कंट्रोल में आ रहा है। तो अलग अलग RIL में रिटेल का अलग वैल्यू है, जियो का अपना वैल्यू है, एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस का अलग वैल्यू है। अलग अलग चीजों का वैल्यू मिलकर के टोटल RIL का वैल्यू बनता है। इसलिए जब रिपोर्ट्स भी देखते हैं ना, हम रेवेन्यू जब देखते हैं, हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं कि हमारा रिटेल बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, डिजिटल बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, एंड वैल्यूएशन भी हर सेगमेंट का अलग होता है, जो सब मिलकर टोटल वैल्यूएशन बनता है ऑब्वियसली। अब RIL का मार्केट कैप कम क्यों हुआ, क्योंकि आपका डीमर्जर हो गया एक बिजनेस का। तो जियो फाइनेंशियल का जो वैल्यू था वो RIL के मार्केट कैप में था, तो उसमें से मार्केट कैप कम हो जाएगा ना मेरा यार। आप अगर सिंपल चीजें को ना, इधर रिपोर्ट्स में भी आता है ये चीज, आपको दिखाना पड़ता है। देखो मार्केट कैप 21-22 में कितना दिख रहा है, 17,81,000 करोड़, 17,81,000 करोड़। ऊपर देखिए 22-23 15 लाख। क्या वैल्यू कम हो गया कि नहीं हो गया मार्केट कैप? देखो नीचे, मार्केट कैप ऑन जुलाई एक्स डी मर्जर ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग पोस्ट प्राइस डिस्कवरी ऑफ 1772। बेसिकली अगर मैं इसके अंदर जियो फाइनेंशियल का वैल्यू ऐड कर दूं तो एक्चुअली कितना वैल्यू होगा, जबकि कितना रहा है 1577 दिख रहा है, इट शुड बी 1772। मतलब इन सिंपल टर्म्स आपको हर चीज के ऊपर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा, लोगों को पता चलना चाहिए। 5 साल बाद किसी ने RIL देखा तो उसको पता होना चाहिए ना इसमें से एक धंधा ऑलरेडी निकल चुका है बाहर, जो ऑलरेडी इसका पार्ट था। तो इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटी छोटी चीजें देखिएगा,
फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू, कैसे आपको सिंपल प्रेजेंटेड है, 20 21 21 22 22 23, हर किसी का नंबर आपको क्लियरली मिलेगा, ग्रोथ है कि नहीं है, ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर। अब ऑब्वियसली दैट्स कॉमेडी है कि वो 8 रुपए से 9 रुपए चलेगा, तुम समझ रहे हो क्या मेरा? तो इसलिए वो 12% दिखा रहा है, पर वैसे 9 रुपए पर शेयर इज नथिंग, मतलब लिटरली अगेंस्ट द, मतलब अगर मार्केट प्राइस पर शेयर इज 2200-2300 रुपए, मतलब तो यूजलेस, देयर इज नो डिविडेंड लिटरली इफ यू आस्क मी। इट लुक्स वेल, तो पीपल ओ 12.5% डिविडेंड, अरे 12.5% डिविडेंड नहीं है, वो ग्रोथ दिखा रहा है, 8 रुपए से 9 रुपए चले गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो अब थोड़ा देखना भी आना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपको नंबर्स मतलब अच्छे से प्रेजेंट होगी। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आरएल का नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज मैं इसको 15-16 से फॉलो करते आया हूं। ये बहुत इंप्रूव्ड वर्जन है, मतलब कोई बड़ा बात नहीं है। दीज पीपल हु आर हायर्ड एक्चुअली दे वर्क फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई बड़ा बात नहीं है। ये रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, दे आर हायरिंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ताकि आप जब वैल्यू मांगने के लिए जाओ दुनिया से कि मेरे को इस धंधे के लिए क्यों वैल्यू मिलना चाहिए, तो दिखना चाहिए ना रिपोर्ट्स के बेसिस पे कि मेरे को क्यों वैल्यू मिलना चाहिए, प्रूव करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है फ्रॉम वेयर दे वर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ब्रिलियंट रिपोर्ट है, टाइम मिले तो पढ़ना, मजेदार। मतलब इतना डिटेल्ड डेटा कंटेंट बहुत रेयरली दुनिया में देखने को मिलता था, जो आज की तारीख में इंडिया का कंपनी प्रोवाइड करता है। मैं सरप्राइज्ड हूं, करना भी चाहिए क्योंकि वो इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इतने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, और हमारा कंट्री भी उस कंपनी पे काफी डिपेंडेंट है अप टू क्वाइट सम एक्सटेंट। तो हर चीज के बारे में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। बेसिकली ये आपके हो गए 6 प्रिंसिपल्स, इसको हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कवर करते हैं। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, 6 के 6 नाम याद करने का ट्राई कीजिए। सोचिएगा, दिमाग में अगर पूछ लिया, कम से कम 4-5 तो लिख पाओगे क्या? थिंक अबाउट इट। अब थोड़ा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंट थे, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे का मन हो गया 17 गोल्स लिखो, हाईली प्रोबेबल, आई एम टेलिंग यू, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूंगा ऐसा क्वेश्चन देख के। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, कोई बड़ा बात नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, लिख दो। बेस्ट पार्ट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लिस्ट बना के देने का है। प्रॉब्लम आएगा 17 याद नहीं रहेंगे, मैं आपको लिख के बोलता हूं, 10-12 प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। इससे लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा ये 6 इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स के अप्रोच। ये बेसिकली कैसे आपके एनुअल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ साथ में बाकी चीजें भी आनी चाहिए। अब आ जाइए, दुनिया भर में कैसा ईएसजी ग्रो हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियो इन वेरियस कंट्रीज। पहले बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसको लिखना पड़ा, उसने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। उसको यूके काफी पसंद है, इसलिए उसने यूके के बारे में काफी लिखा है। फिर ऑब्वियसली उसको इंडिया के बारे में तो लिखना पड़ा, एवोल्यूशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया। मस्त 2009 से लेकर के 2021 तक हम किधर से किधर तक गए, मस्त हिस्ट्री दिया है। 5 मिनट स्पेंड करते हैं, उड़ा देते हैं, कुछ ग्रेट नहीं है, एक ही बार मेरे साथ देख लो, अगली बार देखने की जरूरत नहीं। इंडिया वाले पे फोकस करेंगे, लॉजिकली क्वेश्चन अगर बनता भी है एमसीक्यू वगैरह तो इंडिया पे बनता है। किधर बनता है, क्या बनता है, बता दूंगा आपको, डोंट वरी। अभी के लिए यूएस के बारे में बात करते हैं। इन मार्च 2022 यूएस का जो एसईसी है, दैट इज बेसिकली जो हमारा सेबी है वैसा वहां पे एसईसी है, उन्होंने प्रपोज किया
क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपके एनुअल रिपोर्ट्स में आने चाहिए फॉर ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, वी टॉकिंग अबाउट ऑल लिस्टेड कंपनीज। ऐसा डिस्क्लोजर्स आना चाहिए कि आपके बिजनेस का क्लाइमेट के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दीजिए। इन देयर एसईसी फाइलिंग, मतलब जब आप एसईसी को, जो लिस्टेड कंपनीज जैसे हमारे इधर एनएसई बीएसई को फाइलिंग करते हैं, क्योंकि ये सेबी का रिक्वायरमेंट है, वहां पर सेबी के इक्विवेलेंट जो बॉडी है वो हमारे लिए एसईसी एग्जिस्ट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज मतलब कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है उसको वहां पे एसईसी बोलते हैं, इंडिया में सेबी बोलते हैं। तो देखिए, इन देयर एसईसी फाइलिंग कंपनीज विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस फाइनेंशियली मटीरियल क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, जो गाइडेंस दिया है बाय टीसीएफडी, ऊपर टीसीएफडी का रेफरेंस दिया हुआ है, टास्क फोर्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ऊपर किधर आपको फुल फॉर्म मिलेगा, इधर डरो मत, एक जो चीज हम छोड़ के आए थे जहां पर लास्ट पे जाएंगे, सबके फुल फॉर्म इधर ही है, घबराओ मत। मतलब जितने दुनिया भर के फुल फॉर्म हो सकते हैं उधर लिख के दिए। जीआरआई क्या होता है, टीसीएफडी भी इधर आपको मिलेगा, टास्क फोर्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, टीसीएफडी। ठीक है, टास्क फोर्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, सब बताएंगे जीआरआई क्या है वगैरह। आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी। पहले थोड़ा देख लो कि यूएस, क्योंकि मेरे को इंडिया वाला बात डिस्कस करने में इंटरेस्ट है, वहां पे क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या बोलता है, रिपोर्टिंग में देना पड़ेगा कंपनी कैसे है, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, जैसे खुद का रिस्क मैनेजमेंट है वैसे क्लाइमेट रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो कैसे मैनेज करोगे, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे रिस्क आप ढूंढने वाले हो, कैसे रिस्क को मैनेज और मिटिगेट करने वाले हो, अलग अलग सिनेरियोस को कैसे एनालाइज करके सोचोगे, हमारे कौन से बिजनेस का कितना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, कैसे इस बिजनेस का इंपैक्ट कम करने के लिए हमें बिजनेस में क्या बदलाव लेके आने चाहिए, इस तरीके का डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। क्लासिक एग्जांपल देखिए, आपको मैंने बताया था फॉक्सवैगन, वीडब्ल्यू, बताया था कि नहीं बताया था, वीडब्ल्यू के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ था ईयर्स बैक कि उनके जो इंजन्स है, उनके जो एमिशंस है वो एज पर स्टैंडर्ड उसके बियॉन्ड थे आइडियली। उसका हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो कुछ 3 रूममेट्स थे, ये उनकी वजह से हो गया था बेसिकली। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3 लोग थे, उसमें से एक तो इंडियन ही था, समझ रहे मेरा बात। वो रैंडमली टेस्टिंग करते रहते थे कि भाई कार जो इमिशंस है एक कार के इंजन्स के, वो कितने स्टैंडर्ड्स के अंदर होते हैं, कितने स्टैंडर्ड के बाहर होते हैं। वहां से शुरुआत हुआ, देन इट बिकेम अ वेरी बिग मैटर एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली लॉट ऑफ अथॉरिटीज वर इन्वॉल्वड एंड देन दे रियलाइज कि वीडब्ल्यू ने बहुत सारे कार्स के अंदर ऐसा किया है एंड मतलब यूरोप के अंदर तो इट बिकेम अ बिग डील एंड देयर वाज अ ह्यूज फाइन ऑन फॉक्सवैगन आइडियली। तो कैसे नॉन कंप्लायंसेस आपके लिए सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, उसका फॉक्सवैगन एक क्लासिक एग्जांपल है। इसके अंदर इन सिंपल टर्म्स ये बताया है कि भाई एसईसी को या हर लिस्टेड कंपनी को अपने रेगुलेटर को फाइलिंग करते वक्त क्लाइमेट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे ढूंढना है, कैसे आपने उसको एड्रेस करना है, इसके ऊपर आपको रिक्वायरमेंट्स है, आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो आपके एनुअल रिपोर्ट में इसके ऊपर डिस्कशन आना चाहिए। दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑल यूएस लिस्टेड कंपनीज। यूएस में इनके हिसाब से ईएसजी इतना ही है, ऐसा नहीं है, सबसे सीरियसली यूरोप एंड यूएस ने लिया है। जो नीचे आपको यूके में पढ़ने को मिलेगा वही यूएस में रिलेवेंट है आइडियली। आज की तारीख में आपको बड़े कंपनीज के वेबसाइट पे डेडिकेटेड, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको डेडिकेटेड, ये देखो दिख रहा क्या, एसईसी फाइलिंग, लीडरशिप एंड गवर्नेंस, बाजू दिख रहा क्या ईएसजी, एक प्रॉपर टैब मिलेगा जहां पे आपको सेपरेट, देखो वी बिलीव दैट बिजनेस एट इट्स बेस्ट सर्व्स द पब्लिक गुड, एप्पल बात कर रही है, empowers people around the world and binds us together as ever before. It is not talking about making money. They make a lot of money, but they can't write that. I hope you understand this. देख रहे क्या, Apple ESG report. Obviously ये Apple है, बहुत फैंसी तरीके से प्रेजेंट करेगा। देखो एक हर एक चीज के बारे में दिख रहा क्या, कार्बन न्यूट्रल। Since 2020 we have achieved carbon neutrality for our corporate emissions, दिख रहा है कि आइडियली सोर्सिंग 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर एप्पल फैसिलिटीज। ये उनका नया वाला ऑफिस है जो उन्होंने बनाया। दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन व्हेन आई वेंट टू देयर फर्स्ट ऑफिस। दिस वाज अंडर स्पेसशिप के फॉर्म के अंदर है आइडियली, वेरी ब्यूटीफुल। दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, नाउ इट इज बीइंग बिल्ट आइडियली। आप शॉक में हो जाएंगे, सो वेरी डियर फ्रेंड, दिस पर्सन वर्क्स इन एप्पल, सिट्स इन दिस ऑफिस टुडे, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेंट फ्रॉम इंडिया टू वर्क एज अ टू परस्यू सीपीए। सीपीए खत्म करने के लिए गया, सीपीए खत्म किया, खत्म करने के बाद में स्टार्टेड वर्किंग इन लॉट ऑफ योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड जो कंपनीज थे उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया। थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रू नेटवर्क्स इवेंचुअली एप्पल के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सीपीए के रिक्वायरमेंट्स थे, उसको वहाँ पे हायर कर लिया एंड
if you get into Apple, Facebook, Google and these companies, obviously these companies have lot of finance employees. उसके अंदर once you become part of it, और अगर आप एक अच्छे strategic team के अंदर आ गए हो जो आपके budgeting वाला काम करता है या financial management वाला काम करता है, it's like for a long term because these companies के लिए financials बहुत important होते हैं and वहाँ पे काम करने वाले लोग बहुत होते हैं. They cannot be dependent on 1% or 2%. तो generally it's a very strategic way कि आप एक technology business में finance department में चले जाओ. Although you do not get heavily paid, honestly, जितना एप्पल के अंदर एक इंजीनियर को पैसा मिलेगा उतना फाइनेंस में एक सीपीए को नहीं मिलेगा. मतलब मैं एप्पल में काम करता हूँ, मैं फाइनेंस में एक ऐसा सीपीए काम कर रहा हूँ. आइडियली माई सैलरी विल नॉट बी कंपेरेबल विद द इंजीनियर सैलरी, बट the amount of work pressure which an engineer will have, I will not have that because they have to create a product. I just have to look at the numbers. My work still remains same. Are you understanding that? For me, that added stress, या मेरे को निकाल देंगे क्योंकि मेरा काम इतना बराबर नहीं है, वो comparatively कम होता है because finance is still finance. Do you get my point? Your basics don't change. They still remain the same. But strategically मैंने नहीं सोचा था कभी जिंदगी में कि and this person just FYI cleared CA final in 3 attempts. It's okay. कोई फर्क नहीं पड़ता है. Rather, this person was rejected by 3 big fours. उसको statutory audit में job भी नहीं मिला. This person worked in a KPO for almost 2 to 3 years. Then went to US, pursued CPA. Obviously वहाँ country में finance के अंदर face to face आपको मतलब अगर फ्रंट ऑफिस में काम करना है उसके लिए आपके पास में लोकल डिग्री होना बहुत जरूरी है. तो विल प्रेफर ए CPA आइडियली. वहाँ उसने आराम से 1.5 साल के अंदर एक क्वार्टरली एक पेपर लिख करके धीरे धीरे 4 पेपर खत्म किए सीपीए खत्म किया अपने स्पीड से. आइडियली नॉर्मल कंपनीज के फाइनेंस ऑफिसर्स में काम किया एंड देन इवेंचुअली रीच्ड वेयर दैट पर्सन वांटेड टू. मतलब इट्स पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं होता है. अब हर किसी का जर्नी अलग है. कोई 2 साल में पहुंच जाएगा, कोई मे भी 5-6 साल के अंदर पहुंचेगा. बट सब्जेक्टिव अल्टीमेटली इट्स अबाउट द लाइफ व्हाट यू वांट टू लिव. रिमेंबर दैट. सो यस, वो यहाँ बैठता है इसलिए बता रहा हूँ तुमको मैं. वी जस्ट गॉट टू सी दैट. तो आपको रेफरेंस के लिए बताया. ऐसा ऑब्वियसली अभी दुनिया भर के बारे में बताएगा. एक आध पॉइंट पढ़ के देखो. Our values flows through technology we make, the way we make it, and how we care for people and the planet we share. These values, accessibility, education, environment, inclusion, diversity, privacy. कुछ चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी. जैसे एक इंटरेस्टिंग लाइन दिखाता हूं आपको मैं, which I really liked about Apple. मतलब बहुत कंपनी रेयरली प्राउडली ऐसा बात कर पाता है. Look at this. It's a very big statement by one of the renowned companies in the world. Gender pay equity globally 1:1. Pay equity in the US by race and by ethnicity 1:1. It is tough. Gender pay equity in every country जहां जहां Apple operate करता है 1:1. Pay equity in the US at the intersections of मतलब हर लेवल पे. मतलब we believe in ट्रू इक्वालिटी. मतलब एक्चुअली अगर आप एप्पल के पार्ट हैं तो आप एप्पल के पार्ट हैं. रिमेंबर दैट. हम आपके रिलीजन के बेसिस पे कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप मेल है फीमेल है, इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे आपको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए या कम पैसा मिलना चाहिए. बहुत रेयरली कंपनी से बिल्ड कर पाते हैं. एंड ऑब्वियसली ये रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, सब ESG का पार्ट है. ऐसे आपको ESG रिपोर्ट देखने को मिलेंगे. लास्ट में आपको नंबर्स मिलेंगे कुछ थोड़े से. ट्रेनिंग तो सब करते ही हैं. हो ये देखो जरा इंपॉर्टेंट है. यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बेसिक स्टिल रिमेन सेम. एंडिंग पॉवर्टी गोल नंबर 1. एंड हंगर गोल नंबर 2. मैच करो ना जरा एक बार तुम्हारे मॉडल से प्लीज. ऑब्वियसली वही रहेगा रे, चांस ही नहीं है. ऑब्वियसली अब थैंकफुली इन्होंने बाजू में बताया कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है, और रेस्पेक्टिव पेज के ऊपर आपको डिटेल देखने को मिलेगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपका आखिरी वाला पार्टनरशिप्स करने के लिए बोला था ना, लास्ट वाला गोल. मेक पार्टनरशिप्स विद द डिफरेंट countries, organizations, people across the world. ठीक है. 17 गोल अभी भी सेम है, बदलने वाले नहीं हैं. चलो यूके पे जाते हैं. अभी यूएस के बारे में डिस्कशन बहुत हो गया. सर यूके पास द लॉ. ये चीज में यूके बहुत होशियार है, पर अभी फिलहाल कंडीशन बुरी है. टारगेटिंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 2050. एज अ यूके
ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को हम खत्म ही कर देंगे बाय 2050, मतलब नेक्स्ट 27-28 ईयर्स के अंदर। देखो, दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल लार्ज कंपनीज दैट आर इधर लिस्टेड या दे एक्सीड 500 मिलियन इन एनुअल टर्नओवर और हैव मोर देन 500 एम्प्लॉइज। ये उनकी कंट्री के रिक्वायरमेंट्स है। हमारे कंट्री में सेबी ने मार्केट कैप के बेस पे डिसाइड किया है, कंपनीज जो टॉप 1000 कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है उनके लिए रिक्वायरमेंट बनाए। तो सेबी हमेशा मार्केट कैप से काम करता है। यहां पर थोड़े रूल्स अलग है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्राइटेरिया भी है, अमाउंट के क्राइटेरिया भी है। देखिए, एज सच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी, प्रोसेस एंड ड्यू डिलिजेंस रिगार्डिंग द फॉलोइंग। क्या क्या चीज के बारे में उनको रिपोर्ट देने पड़ेंगे? इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, उनके एम्प्लॉइज, सोशल मैटर्स, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, एंटी करप्शन एंड एंटी ब्राइबरी। ऑनेस्टली ये कुछ भी याद मत करना। क्यों बोल रहा हूं? ये सारे के सारे आंसर आपके आगे 9 प्रिंसिपल आएंगे, उससे मैच होने वाले हैं। वो 9 प्रिंसिपल किधर भी लिख के आ जाना, हर दुनिया के सेम कंट्री में, हर कंट्री में ऐसा ही होता है। वो 9 प्रिंसिपल जो है हमने दुनिया भर से कॉपी किए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये जो दुनिया भर के अलग अलग फोरम्स है, अलग अलग ग्रुप्स जो बना के रखे, हमने उनको मस्त कंट्रोल से कंट्रोल भी किया। आगे जाके 9 प्रिंसिपल्स आएंगे जो हमको इधर बना करके दिए, वो सेम प्रिंसिपल्स आने वाले हैं, ठीक है। देखो, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्क कितना है, इन रिस्क को हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाएगा, ये सब आपको रिपोर्ट करके देना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री लिख के दिया, मार्च 21 में क्या किया, अप्रैल में क्या किया। थोड़ा ये मेरे को लगता है ऑथर थोड़ा यूके रह गया है, थोड़ा उसके उस टाइमलाइन था, उसने हर एक महीने का अपडेट दे दिया है, समझ रहे हो। आई वुड से काइंडली इग्नोर, मतलब यूके का अपडेट पढ़ के मैं क्या ही करूंगा। या तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मिस्टर सुनक से इंस्पायर होकर के वो पीछे पड़ गए यूके के। सुनक दामाद जी, यू अंडरस्टैंड है, तो उससे इंस्पायर होकर यूके के बारे में इतना आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। कम टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ ईएसजी इन इंडिया, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेटली पढ़ने लायक है, हमें पढ़ना भी चाहिए। हमने ईएसजी के बारे में बात करना शुरू किया था 2009 में। ऑनेस्टली 2020 के बाद में हम सीरियस हुए एज अ कंट्री। उसके पहले हम सिर्फ ऑब्वियसली इंडिया एज अ कंट्री, जिसको ना हम थोड़े स्मार्ट है, जब दुनिया कोई इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करती है हम उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट लोगों को लगे हम सीरियस है। डू यू गेट माय पॉइंट? आइडियली तो हमने 2009 में वो सीरियसनेस दिखाना शुरू किया। हालांकि आपको इंडिया के मेजॉरिटी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में 2015-16 तक कुछ खास मिलेगा नहीं। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था उन्होंने भी किसी एक ही एजेंट को हायर किया जिन्होंने बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट से कंटेंट बनाए थे, मतलब नथिंग ग्रेट। अब जाके जेन्युइनली कंपनी सीरियस हुई है, जहां पे एक्चुअली में रिपोर्टिंग को फोकस किया गया। देखो, इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टुक द इनिशिएटिव to guide the corporates towards responsible conduct and a sustainable future by issuing corporate social responsibility voluntary guidelines in December 2009. Trust me, 2009 में मेरे हिसाब से आधे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सस्टेनेबिलिटी वर्ड भी ढंग से मालूम नहीं होगा। डेफिनेशन मालूम रहेगा, बट सस्टेनेबिलिटी एक इंडस्ट्री है, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था। आगे आइए, एक चीज को मार्क कीजिएगा, MCA further issued additional guidelines known as, इसको मार्क कीजिएगा, National Voluntary Guidelines on ESG, but the word is Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business 2011। ऐसा अब आपको 2009 से लेकर के 2021 तक का पूरा हिस्ट्री बताएगा। ट्रस्ट मी, इंपॉर्टेंट 2021 ही है जो आज की तारीख में रेलेवेंट है। स्टार्टिंग से एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले 2009 के अंदर MCA के गाइडलाइंस आए कि आप इन चीजों को देखना, कंसिडर करना शुरू करें। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने ESG को सीरियसली लेना चाहिए। 2011 के अंदर हमने और एडिशनल गाइडलाइंस, ये नाम बना दिया, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, ऊपर जो बताया ऑन सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली बार 2012 के अंदर सेबी ने बोला जो हमारे टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है, कैसे डिसाइड करेंगे टॉप 100? मार्केट कैप के बेसिस पे। मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें से जो टॉप 100 है उनको एक रिपोर्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। अगर आपको पता है, अभी मैं जो आपको रिपोर्ट दिखाया था, द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट, ये अभी इसको बोलते हैं BRSR। अर्लियर इट वाज ओनली बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, अब जाके उसको बोलते हैं बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी कौन सी ईयर में चेंज हुआ आपके सिलेबस में मस्त लिख के दिया, डरो मत। आगे देखो,
2015 में सेबी ने बोला ठीक है भाई हमने एलओडीआर लेके आया है, तो एक काम करो बीआरआर को, पहले अलग से बोला था कि आपको फॉलो करना है, अब बीआरआर को सेबी के एलओडीआर का पार्ट बना दिया, जो लिस्टेड एंटिटीज के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। आपने वर्ड सुना होगा एलओडीआर, विच इज एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज, जहां पे ऑडिट कमिटी, उनका रेलेवेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, बेसिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस है एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, उसको एक तरीके से लॉ के फॉर्म में बना के दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एलओडीआर। उसके अंदर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को इंक्लूड किया 2015 में। 2017 में सेबी ने रेकमेंड किया अब ना टॉप 100 नहीं टॉप 500 पे जाते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या रेकमेंड किया, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने का है फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। हर बार डिटरमाइन करेंगे किसके बेसिस पे, मार्केट कैप के बेसिस पे। आगे आइए 2019 में फाइनली कुछ गाइडलाइंस आई, यहां से सीरियसनेस एक्चुअली बढ़ा। मार्क दिस, एमसी रिवाइज्ड नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, एंड उन्होंने नए गाइडलाइंस बनाए जो आज की तारीख में एक्चुअली रेलेवेंट है, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। यही गाइडलाइंस के प्रिंसिपल्स आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए ये जो एनजीआरबीसी है, एनजीआरबीसी के ही प्रिंसिपल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर जो एक्चुअली एनजीआरबीसी के ही एक तरीके से प्रिंसिपल्स बन के आपके सिलेबस में आएंगे। ऊपर आइए, ठीक है भाई। अल्टीमेटली 2019 के अंदर आपके पास गाइडलाइंस आए। 2019 इसको मार्क कीजिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। एज पर सेबी एलओडीआर, विथ इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2019, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बेस्ड ऑन, मार्क द वर्ड, मार्केट कैप। मतलब आज की तारीख में top 1000 listed companies on the basis of market cap shall contain a business responsibility report। मतलब आपको business responsibility report अपने annual report में include करना ही पड़ेगा, like this। अब इस बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को रीनेम करके बना दिया है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2021 में। न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन ईएसजी पैरामीटर्स विल बी कॉल्ड एज बीआरएसआर, दैट इज बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। समझा क्या? अब ये बीआरएसआर यही इंपॉर्टेंट है, यहां से पूरा सिलेबस जो है वो बीआरएसआर के ऊपर है। बीआरएसआर कितने सेक्शंस में है, उसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है, पूरा डिस्कशन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीआरएसआर के ऊपर ही रहेगा। मतलब जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है इनडायरेक्टली उनको ये रिपोर्ट इंक्लूड करने पड़ेंगे। देखिए द बीआरएसआर requires disclosures from listed companies on their performance against, mark the word, 9 principles जो कहां पर दिए हैं, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। बेसिकली 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, बीआरएसआर इज अ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आएंगे 9 प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, नेशनल गाइडलाइंस ऑन बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट, मतलब रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, एनजीबीआरसी। Actually, it should be RBC, National Guidelines on Responsible Business Conduct। ये 9 प्रिंसिपल क्या है एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है, ये मेरे को आना चाहिए। बेसिकली एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स, ये रिपोर्ट बना के देना है, समझ रहे हो। और रिपोर्ट के अंदर कुछ सेक्शंस आएंगे, वो सेक्शंस क्या क्या हैं एंड 9 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या, यही हमारा यहाँ से आगे का सिलेबस है। आईसीए की इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे, डोंट वरी, पर देखो अल्टीमेटली सिलेबस बनेगा व्हाट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, 3 सेक्शंस, 9 प्रिंसिपल्स। ये 2 ही चीजें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट बनेंगे यहाँ से आगे। एक बार आईसीआई के इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। इन फेब 2020 फिर से इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देगा, आईसीआई ने कंस्टिट्यूट किया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, एसआरएसबी। इनका मेन काम क्या है, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, ताकि हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें,
ऐसे एक मैकेनिज्म्स क्रिएट करें कि कैसे बिजनेसेस रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, कैसे ऑडिट गाइडेंस क्रिएट करें इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर, क्योंकि अब जाके इन रिपोर्ट्स के ऊपर भी एक अश्योरेंस रिपोर्ट आना शुरू होगा। आपको अश्योरेंस रिपोर्ट भी दिखाता हूं आरएल के केस में कैसे वो अश्योरेंस रिपोर्ट बनाया जाएगा। वो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा इस चैप्टर का, जहां पर आपको थोड़ा सा अश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। देखिए अश्योरेंस इन BRSR लास्ट में ये डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, मेथोडोलॉजी क्या रहता है, व्हाट आर सोशल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड लास्ट वन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटर इन केस ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, एंड देन द चैप्टर इज गोइंग टू एंड। इस तरीके से चैप्टर इवेंचुअली पैन आउट होने वाला है। थोड़ा सा ICAI का रोल पढ़ते हैं, फिर जाकर के ICAI के रोल में जो लिख रहे हैं ना कि आपको कैसे अश्योरेंस या ऑडिटिंग करना होगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, उस पर डिस्कशन आगे आएगा। देखिए ICAI एनकरेज्ड बाय SEBI इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट अवार्ड टू सेलिब्रेट कि कंपनी कितना बढ़िया से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है इंटरनेशनली। उन्होंने अवार्ड्स बनाए हैं, वो आपको अवार्ड्स मिलेंगे। ICAI has also started a certificate course on sustainable development goals, business responsibility reports, integrated reporting, and also proposed an ICAI executive development program on BRR. बेसिकली नए कोर्सेज चल ICAI क्या कर रहा है इसके लिए आपको बता रहा है। सर इन लास्ट 2 years ICAI ने क्या क्या किया, बहुत सारे पब्लिकेशंस मतलब मस्त कंटेंट बना करके दिया है, पढ़ लो एक बार। ICAI मस्त कंटेंट बना रहा है, बोर्ड बना रहा है, कोर्सेज बना रहा है, ताकि लोगों को सस्टेनेबिलिटी सीरियस लगे। एक बार रीड करके उड़ा दो, आगे कोई काम का नहीं है ये, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नीचे आ जाओ, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर कोई रिपोर्ट बनाएगा, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे RIL का रिपोर्ट, ये 3 सेक्शंस में आएगा। देखिए there are going to be 3 sections. Section A, B, C. Number A is a general disclosure. Just 1 second. Number A is a जनरल डिस्क्लोजर। यहां पे कंपनी का बेसिक्स बताएगा, कंपनी का फॉर्म किया था, कंपनी क्या प्रोडक्ट सर्विसेज में डील करता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, जनरल डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, कैन यू सी वर्ड मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। यहां पर थोड़ा सा हम कैसे अलग अलग रिसोर्सेज को अक्वायर करते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, उसके बारे में डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे। कमिटीज क्या क्या है, कमिटी में लोग कौन कौन हैं आइडियली, उन कमिटीज के मीटिंग्स कब कब होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। सर हाउ ESG कमिटीज आर कंसिडरिंग क्लाइमेट रिस्क एज सीरियस एस्पेक्ट्स, वो डिस्कशन होगा। एंड थर्ड में आएंगे आपके जो 9 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल, ह्यूमन राइट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बना के दे रहे हैं, क्यों वो लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। मतलब वो जो 9 प्रिंसिपल्स है, उनका प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब एक चीज देखिए, पहला चीज जनरल डिस्क्लोजर, कंपनी क्या करता है, लुक एट दिस, डिटेल्स ऑफ द एंटिटी, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में हम डील करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ओवरऑल सेगमेंट बाय सेगमेंट बाइफरकेशन, कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स का टर्नओवर को कितना कंट्रीब्यूशन है। मतलब आपको मेरे कंपनी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा, कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट सर्विसेज बनाता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर सर मैं
सिर्फ लोकल कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, लोकल के अंदर भी कौन कौन से स्टेट्स के अंदर मैं प्रेजेंट है, देखिए मार्केट सर्व्ड बाय द एंटिटी, हाउ मेनी स्टेट्स, कितने कंट्रीज को मैं सर्व करता हूं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस है कि मेरा बिजनेस क्या करता है, वो मेरा सेक्शन नंबर ए के अंदर आएगा। आइए उस रिपोर्ट के अंदर पहला पॉइंट पढ़िए, एक एक करके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। गो टू द फर्स्ट पार्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर 3 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन नंबर 1, मार्क दिस वर्ड, जनरल डिस्क्लोजर। This will contain details of listed companies, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनके ऑपरेशंस, उनके एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स, उनके कौन कौन से सब्सिडरी कंपनीज है, एसोसिएट कंपनीज है, एटसेट्रा। आप वापस चेक कर सकते हैं, सिंपल चीज, डिटेल्स ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिससे हम डील करते हैं, हमारे ऑपरेशंस, अ ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स वी डील विथ, एम्प्लॉइज, उनका टोटल नंबर, उनका बाइफर्केशन, देखो हमारे पास में डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉइज कितने हैं, उनका बाइफर्केशन भी रहेगा। फिर सर हमारे कौन कौन से सब्सिडरी कंपनीज है, एसोसिएट कंपनीज है, इंक्लूडिंग जेवीज, इसका पूरा लिस्ट प्रोवाइड करना इज योर सेक्शन नंबर ए। बात समझ में आया क्या? ऐसा इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन आपको कंटेंट मिलेगा। अब आएगा अगला पार्ट, दैट इज सेक्शन बी। आपको एग्जाम में BRSR कोई अलग से कोर्स करने का जरूरत नहीं है, आपने 3-4 कंपनी की रिपोर्ट पढ़ ली, आपको समझ में आ जाएगा। 3 सेक्शन होते हैं। पहले बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन आएगा। इस सेक्शन नंबर 1 लेट यू, एक बार वापस से पढ़ो सेक्शन नंबर ए, फिर सेक्शन बी पे जाएंगे। अब आ जाओ सेक्शन बी के ऊपर, देखो क्या बोलता है, लुक एट दिस, मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर्स। देखिए इंटीग्रेटिंग द प्रिंसिपल्स, जो आगे वाले प्रिंसिपल्स आ रहे हैं उसको हम कैसे डे टू डे बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल गाइडलाइंस फॉर रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट इनटू डे टू डे पॉलिसीज, डे टू डे स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, ताकि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। क्रिएटिंग एडिक्वेट गवर्नेंस, ताकि हम बिजनेस को उनके डिजायर्ड गोल्स की तरफ लेके जाएं। और देखो सिंपल गोल क्या लिखा है, कमिटेड टू नेट कार्बन जीरो बाय 2035। देखो, whether your entities policies cover each principle and its core element, has the policy been approved by the board, वेब लिंक मेरे को हर चीज के लिए, हेल्थ सेफ्टी का पॉलिसी किधर मिलेगा, कोड ऑफ कंडक्ट किधर मिलेगा, इधर पूरा का पूरा आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली वो आपका एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़े, सिर्फ रिपोर्ट पढ़े तो उसको फाइनेंशियल एलिमेंट छोड़ के हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में आपका धंधा समझ में आना चाहिए। बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस थॉट प्रोसेस से BRSR को बनाया है। मतलब बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग सारा रिपोर्टिंग एलिमेंट्स एक जगह पे लेके आए, ताकि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो हो सकता है। देखिए पूरे लिंक्स रहेंगे हर चीज के लिए, एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी, हर चीज का लिंक आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। फिर हमारे पास में अच्छे गवर्नेंस के लिए एक कमिटी है, दैट कमिटी इज कॉल्ड एज ESG कमिटी। ESG कमिटी में कौन कौन लोग आते हैं, फिर ESG कमिटी कैसे वर्क करता है, आइडियली हम कैसे अलग अलग जो हमारे NGRBC के प्रिंसिपल्स है उन्हें कंसिडर करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करके कैसे पॉलिसीज को बनाते हैं, कैसे बोर्ड उनको सीरियसली कंसिडर करता है। बेसिकली ये बोलता है आगे वाले जो प्रिंसिपल्स है आप हमें बताओ कैसे हम मान जाएं कि वो प्रिंसिपल्स को आपने डे टू डे बिजनेस का ही पार्ट बना दिया है। देखो आप ना ह्यूमन राइट्स पे फोकस एक दिन बैठ के नहीं कर सकते हो। आप जब बिजनेस कर रहे हो उसको डिजाइन करते वक्त ही ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये आपने पहले से दिमाग में रखने का है। आपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए काम करना है, ये आपका बाय डिफॉल्ट थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वन डे यू शुड नॉट थिंक एंड से आज मैं एम्प्लॉय वेलफेयर करूंगा,
तब नहीं होने वाला है। एम्प्लॉय को हायर करते वक्त, उनके इंश्योरेंस लेते वक्त, उनको बेनिफिट्स पास ऑन करते वक्त, हर जगह आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट बोलता है व्हेन यू डिजाइन योर बिजनेस, व्हेन यू आर रनिंग योर बिजनेस, ड्यूरिंग दैट टाइम कीप इन माइंड ऑल 9 प्रिंसिपल्स सो दैट योर बिजनेस कैन बी डिजाइन्ड इन दिस मैनर कि आपका बिजनेस डे टू डे बेसिस पे उन सारे प्रिंसिपल्स को एक्चुअली में सीरियसली कंसिडर करते हुए, फॉलो करते हुए काम करता है। ये थॉट प्रोसेस रखना इज योर सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर सी बी का ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। हर प्रिंसिपल के लिए तुमने क्या किया वो लिख के दो। तो बी में बोलता है कंसिडर ऑल द प्रिंसिपल्स इन योर डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट। सी में बोलेगा फॉर एवरी प्रिंसिपल व्हाट यू डिड, उसका डिस्क्लोजर हमको अलग से दीजिए, वो सेक्शन नंबर सी के अंदर आएगा। ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू द कंपनी, हमारे एम्प्लॉइज, हमारा ऑपरेशंस, हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी कब फॉर्म किया, इनकॉर्पोरेट कब किया, बेसिक इंफॉर्मेशन। नंबर 2, हम कैसे एज अ मैनेजमेंट ये पॉलिसीज फॉर्म करते हैं जिसमें एक्चुअली में ये जो गाइडलाइंस है, 9 प्रिंसिपल्स है, इनको सीरियसली कंसीडर किया जाता है, कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा है, ये हमारा सेक्शन बी के अंदर डिस्क्लोजर आएगा। सेक्शन सी में हर प्रिंसिपल के ऊपर इंडिपेंडेंट डिस्क्लोजर फॉर एवरी प्रिंसिपल व्हाट वी हैव डन। उसके लिए हमको 9 के 9 प्रिंसिपल पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से कुछ मैंडेटरी वाले हैं, कुछ वॉलंटरी वाले हैं, वो 2 बाइफर्केशन भी दिया है, वो समझना पड़ेगा। इतना डिटेल में नहीं है, 9 प्रिंसिपल लिख के दिए हैं बस, बट वो समझने के बाद आपको BRSR थोड़ा और समझ में आएगा। अभी एक ओवरव्यू देके खत्म करता हूं सेक्शन ए, बी एंड सी का। आइए कम टू सेक्शन ए, जनरल डिस्क्लोजर। सेक्शन बी, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर। सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू आपके जो पॉलिसीज, आपका जो मैनेज करने का तरीका है, आपका जो लीडरशिप है एंड ओवरसाइट। आगे लिखो, टू ensure that company achieves NGRBC principles. Company achieves NGRBC principles. मतलब वो प्रिंसिपल्स कैसे अचीव होंगे, इसके लिए हमने कैसे पॉलिसीज के अंदर ही उसको इंटीग्रेट कर दिया है, डे टू डे बिजनेस के मैनेजमेंट में ही उसको सीरियसली कंसीडर कर लिया है, वो सेक्शन नंबर बी रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जिससे हमको लगेगा यू आर सीरियस अबाउट द प्रिंसिपल्स। व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर सी, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा key performance indicators in alignment with the 9 principles of NGRBC। यहां पे आपको क्लियरली प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल बाइफर्केशन देना चाहिए। लॉजिकली यहां प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल बाइफर्केशन होगा। देखो, प्रिंसिपल नंबर 1, जस्ट रीड द हेडिंग, business should conduct and govern themselves with integrity in a ethical manner, transparent manner, and they should accept accountability। इस प्रिंसिपल के लिए हमने क्या किया है वो कंटेंट आएगा। प्रिंसिपल 2, we should provide goods and services in a manner that they are safe for my customers and they are sustainable। उस प्रिंसिपल के लिए मैंने क्या किया, तो हर एक चीज के ऊपर आपको प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। Business should respect and promote the well-being of employees, including those in their value chains। मतलब सर, जो मेरे डायरेक्टली एम्प्लॉइज नहीं होंगे पर मेरे वैल्यू चेन मतलब सप्लायर्स, वेंडर्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे, उनका भी वेलबींग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेरे परमानेंट एम्प्लॉइज का वेलबींग इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हमने कैसे इंश्योर किया है, मतलब ये नंबर्स ना इंडिकेट करते हैं कि हमने हर प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए क्या किया है। अब सुनो, नंबर ए, कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन। नंबर बी, डे टू डे बिजनेस करते वक्त ये 9 प्रिंसिपल फॉलो करना है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कैसे मैनेज किया है, कैसे पॉलिसी मेकिंग किया है, वो नंबर बी में डिस्क्लोजर है। नंबर सी में बोलता है हर प्रिंसिपल के लिए आज तक तुमने क्या अचीव किया है वो डिस्क्लोज करो। तुमने लोगों का वेलबींग इंश्योर किया है ना, कैसे पता है, मैं तुमको एक टेबल दिखा के बताता कि मेरे ये एम्प्लॉइज हैं, इन सबके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, इन सबके लिए हमने एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है, इन सबको हमने मैटरनिटी बेनिफिट्स दिया है, पैटर्निटी बेनिफिट्स दिया है, डे केयर फैसिलिटी बना करके दिया है। मतलब बेसिकली ये नंबर्स बताते हैं कि हमने डे टू डे बेसिस पे जब काम किया है तो इन प्रिंसिपल्स को हमने क्या करके रखा था, एम्बाइब करके रखा था, इंटीग्रेट करके रखा था। तो मतलब सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए, बेसिक डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी। सेक्शन बी, हाउ वी आर रनिंग द बिजनेस, इंश्योर
ensuring that we comply with the principles, and section C is principle by principle, आज तक हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो सेक्शन नंबर सी में आएगा। समझा क्या? सेक्शन नंबर सी में कुछ प्रिंसिपल्स कहलाएंगे, नीचे आइए, एसेंशियल प्रिंसिपल्स जो रहेंगे मैंडेटरी, एंड कुछ कहलाएंगे लीडरशिप इंडिकेटर्स, दे विल बी ऑप्शनल। दो को मार्क कीजिएगा। अब आपको आरआईएल जैसे कंपनी में दोनों देखने को मिलेंगे। एसेंशियल के अंदर आएगा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या कंडक्ट किए, मतलब हर एम्प्लॉइज के लिए ह्यूमन राइट्स रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए क्या। एनवायरमेंटल डेटा ऑन एनर्जी देना पड़ेगा, एमिशंस देना पड़ेगा, वाटर वेस्ट, ये एसेंशियल है। ये डेटा हर एक लिस्टेड कंपनी को, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है उनको देना ही पड़ेगा। क्या डेटा देना ऑप्शनल है वो नीचे लिख के दिया है। आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसा होता है कंपनी में, एडिशनल डेटा कोई आपको देना है, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डेटा देना है, सप्लाई चेन में, ये चीजें एडिशनल है, ये ऑप्शनल है। मतलब 9 के 9 प्रिंसिपल आएंगे। प्रिंसिपल में जो आप डेटा दे रहे हो उसमें कुछ चीजें कंपलसरी है एंड कुछ चीजें ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया ये लिखना जरूरी है। वाटर का, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कितना किया ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ये एडिशनल चीजें हैं। कुछ बिजनेस शायद इस पर रिपोर्ट देंगे, कुछ बिजनेस शायद नहीं देंगे, उनको क्या बोला है, ऑप्शनल बोला है, दे आर नॉट मैंडेटरी। सेक्शन सी को मार्क करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में पहले बोलता है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस देना है। ध्यान रखना 9 के 9 प्रिंसिपल आएंगे। क्या है 9 प्रिंसिपल, एक एक करके डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी। उन प्रिंसिपल पे रिपोर्ट देना है, प्लस इसमें सर कुछ चीजें, हर प्रिंसिपल जब रिपोर्ट आएगा ना, कुछ चीजें आनी ही चाहिए, कुछ चीजें आप शायद चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। सो सम थिंग्स आर मैंडेटरी, सम आर ऑप्शनल। व्हाट इज मैंडेटरी इज बेसिकली ट्रेनिंग डेटा, कार्बन एमिशन डेटा, आप फ्यूल्स का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, ये चीजें एसेंशियल है। जो मेरे सप्लाई चेन रिलेटेड डेटा है वो मैं बोलूंगा एडिशनल डेटा है। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है वो क्या है, एडिशनल है, वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा बाइफर्केशन करके दिया है। समझा क्या? सेक्शन ए बी सी, ये बाइफर्केशन है कौन से रिपोर्ट का, BRSR, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इसको पहले BRR भी बोलते थे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, बाद में BRR बन गया BRSR। अब सस्टेनेबिलिटी वर्ड को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। पहले सिर्फ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड था, नाउ द वर्ड एडेड इज आल्सो कॉल्ड एज सस्टेन। बस बेसिकली सस्टेनेबिलिटी वर्ड ऐड कर दिया, बाकी BRR ही था, बीच में ऐसा गया। समझा क्या? What is BRSR and what are 3 sections? इतना पार्ट हमने पढ़ा है। 9 प्रिंसिपल्स डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे एक एक को आइडियली, and then we'll talk about the assurance part.